हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो भाई इस वीडियो में हम क्या करने वाले, बहुत बड़ा चीज। वो क्या है, जैसे कि आपने थंबनेल में देख रखा है और आपको बहुत लोगों को पहले से पता है कि हम वन शॉट लाने वाले, मतलब एक वीडियो से पूरी तरीका से 100% जो है प्रिपरेशन करने वाले किसी भी सब्जेक्ट का। हालांकि हमें इसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, ये मानता हूँ, बट आपकी तैयारी के लिए हम खड़े हैं। बस आप जो है हिम्मत के साथ आगे बढ़ते चलिए, प्रिपरेशन करते चलिए, डेफिनेटली आप अपने टारगेट तक जरूर पहुंचोगे। ठीक है, कुछ भी कारण से भाई आपकी प्रिपरेशन नहीं हुआ होगा मे बी, बट इस वीडियो के बाद से जो है 100% जो है होने वाली, क्योंकि आपको पूरी तरीका से सुन के समझ के जो है प्रिपरेशन को नए आयाम देना है। ठीक है, तो सिंपल सा करना क्या है, आप 1 घंटा पूरी वीडियो को मान के चलो, ये बहुत लंबी वीडियो होगी है ना, तो पूरी वीडियो को आप एक साथ नहीं देख सकते, कोई दिक्कत नहीं। आप इसको रोक रोक करके कम से कम 1 घंटा 1.5 घंटा का आपको पूरी तरीका से शेड्यूल बनाना पड़ेगा कि हाँ मुझे इतना टाइम में इसे कंप्लीट करना है करके। ठीक है, बट आप एक ही बार में कंप्लीट कर लेते हैं तो भाई, तो ये तो आपकी तैयारी जो है एक बार में हो जाती, बोलते हैं ना एक सांस में पूरा तैयारी हो जाए। ठीक है, तो चलो देखते हैं फिर इसको कंप्लीट हम 1 बाय 1 जितना भी चीज़ें, कुछ माइनर चीज़ें हैं जिसको क्या क्या इसमें हम कवर नहीं करेंगे, जैसे कि वो सब चीज़ों को मैं बता दूंगा आगे वीडियो में, तो उनको आपको करना रहेगा, या हम उसके लिए भी एक पर्टिकुलर नेक्स्ट वीडियो बना देंगे। ठीक है, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं भाई। फाइनली सब लोग तो अपना एक एक लाइक जरूर कर देना। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर महत्वपूर्ण गद्यांशों की व्याख्या। गद्यांश भाई, जो पार्ट से गद्यांश आता है उस पार्ट का आपको व्याख्या करना पड़ेगा। ठीक है, तो व्याख्या के लिए आपको सिंपल सा फंडा याद रखना पड़ेगा कि आपको इसकी चांस थोड़ी सी कम है भाई, जैसे कि इस तरीका से दिया जाता है। अब दे भी दे तो इसको कैसे डील आउट करना है वो चीज़ें मैं समझा देता हूँ, क्योंकि कौन से चैप्टर का है एग्जैक्ट तो नहीं कर सकते, और हम पूरे चैप्टर के तो गद्यांश पढ़ नहीं सकते, ये भी आपको पता है ना। हम इस पर क्या है पूरा एकदम अच्छे से एनालिसिस करके मैं इस पर 1-2 क्वेश्चंस ऐसे निकालने का कोशिश करूंगा जो आपका आने की जिसकी संभावना हो। ठीक है, बट अभी आपको सिंपल से क्या करना है, आप वैसे भी गद्यांश तो हमारी इस बार के किस में नहीं है, मॉडल पेपर में नहीं है, तो इसकी चांस जो है कम लगती है, तो गद्यांश का आप चाहो तो छोड़ सकते हो। या देखो जो दिया रहता है ऐसा गद्यांश में, इसको छोड़ना नहीं। अगर मान के चलो एग्जाम में आ जाए तो आपको कैसे डील आउट करने वो चीज़ें समझो यहाँ पर, फिर बाकी तो एकदम आपको दिमाग में पूरी तरीके से घुसा के छोड़ दूंगा। ठीक है, तो ये देखो इस तरीके से जो पूरा दिया है यहाँ पर पद्यांश, उसको पढ़ लो अच्छे से। पद्यांश पढ़ने के बाद यहाँ पर उसी को फिर अपने शब्दों में समझा के लिखना है। देखो उसी को लिखे कोई बहुत बड़ा बात नहीं किए हैं। ठीक है, तो इतना आपको करना रहेगा इसमें पद्यांश में। ठीक है, तो पद्यांश आएगा तो आपका 4 मार्क्स के लिए पूछे जाएंगे, तो वो आप प्रिपेयर। अब बहुत ज़्यादा तो कर नहीं सकती, इसलिए मैं इसको रिकमेंड भी वही करूँगा। अगर मॉडल पेपर में तो वैसे भी हमारी है नहीं, तो आप नहीं करो तो ठीक है गद्यांश को। ठीक, अब चलते हमारी इसकी प्रश्न उत्तर पर। किसके, जो गद्यांश है ना, गद्य खंड के महत्वपूर्ण प्रश्न, मतलब इस तरीके से जो पार्ट है उसमें से प्रश्न उत्तर को करते चलेंगे। और एक चीज़ और बता दूं, हम 1 मार्क्स का भी देखेंगे, 2 मार्क्स का भी देखेंगे, 3 मार्क्स भी देखेंगे, 4 मार्क्स भी देखेंगे। कंप्लीट आपका A to Z देखने वाले, तो इसलिए बस ध्यान से देखना और पेन कॉपी लेके बैठ जाओ मस्त, अपने आपको एक रूम में आराम से बंद कर लो, अगर आपके रूम में नेटवर्क है तो। ठीक है, या आप इस वीडियो को हो सके तो डाउनलोड कर लेना भाई। ठीक है, ताकि आपका इसी से रिवीजन करते बने, बार बार कहाँ से आप नेट यूज करोगे एक ही वीडियो के लिए, इसलिए डाउनलोड कर लो। बहुत छोटी वीडियो रहेगी, कम MB की बनेगी। ठीक है, तो चलो फिर हम मैं सब चीज़ को 1 बाय 1 हम चलते हैं इस तरीके से। इसको बड़ा स्क्रीन में ले आते हैं, मैं जूम आउट कर लेता हूँ। ठीक, ये हुआ जूम आउट हमारा। तो देखो नर्मदा का उद्गम अमरकंटक, ये वाले पार्ट से हम पहले ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो भाई आपका क्या है, रिक्त स्थानों की पूर्ति, तो सबको तैयारी करते हुए चलना है आपको। देखो क्या दिया हुआ है, झरते फूल हर श्रृंगार के, क्या झरते फूल हर श्रृंगार के रचनाकार कौन है करके पूछा जा रहा है भाई। तो मैं आपको बता दूं, इसकी रचनाकार है डॉक्टर श्री राम परिहार। क्या लिखेंगे यहाँ पर, डॉक्टर श्री राम परिहार। फिर अमरेश्वर के कंठ से ही खालिस्तान निकली है, तो ये सबको पता है, अमरेश्वर के कंठ से नर्मदा निकली है। ठीक है, ये 2022 सेट बी में भी आया था। थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो खालिस्तान सोन और नर्मदा की बाल सुभव क्रीड़ाओं की भूमि है। कौन, माइकी बग्या। क्या लिखेंगे इस पर, माइकी बग्या सोन और नर्मदा की बाल सुभव क्रीड़ाओं की भूमि है करके। ठीक है, फिर दृष्टि का धुंधलाका,
दूर करने के लिए खालिस्तान का अर्क डाला जाता है तो गुलाब का वली का, क्या, गुलाब का वली का। तो आपको मैं बता दूं आपको करना क्या है यहाँ पर, जैसे मैं क्वेश्चंस लिखा दिया तो आप इसके आंसर्स आपके दिमाग में आ गया, तो फिर मैं जो बता रहा हूँ उसे मैच करते चलो, ठीक है, तब जाके आपको मजा आएगा, वरना एक लंबी वीडियो है थ्योरी की, कहीं ना कहीं आपको बोर लग सकती है, इसलिए और मैं कोशिश करूंगा कि आपको बोर मत लगे भी कैसे भी करके, ठीक है, ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो पाए। अमरकंटक का गर्व खालिस्तान को माना जाता है, तो अमरकंटक का गर्व भाई सोन को माना जाता है, ठीक है, सोन को माना जाता है, ये कर लेंगे, ठीक। फिर नर्मदा का उद्गम खालिस्तानी स्थान से हुआ तो अमरकंटक से हुआ है भाई, ये तो पता है सबको, ठीक है। फिर अगला, बजे तो बंसी गूंजे तो शंख, बजे तो बंसी गूंजे तो शंख के रचनाकार है डॉक्टर श्री राम शर्मा। फिर माई की बगिया सोन और नर्मदा की बाल सुलभ क्रीड़ाओं की भूमि, इस तरीके से खालिस्तान सोन का उद्गम स्थल है तो सोनमुड़ा, ठीक है, सोनमुड़ा जो है सोन का उद्गम स्थल है। उसी तरीके से नर्मदा खालिस्तान को दूती बनाकर तो जुहिला को दूती बनाकर, तो लगभग इसी में से इर्द गिर्द घूमते हुए आपको खालिस्तान के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो वो अच्छे से आप प्रिपेयर कर लो, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने सबका आंसर यहाँ पर जैसे बताया था यहाँ से रेफरेंस लिया गया है, ठीक। फिर अब चलते हैं हमारा उचित संबंध, उचित संबंध आप करके देख लो भाई इसका सॉरी। तो देखो नर्मदा की सखी, तो नर्मदा की सखी की अगर मैं बात करूं तो नर्मदा की सखी कौन है भाई आपको पता है, ठीक है, नर्मदा की सखी है जुहिला। इस तरीके से 22 सेटे में आया था क्वेश्चन। 11 कोड़ी है, 11 कोड़ी कौन सा है, तो वो है कुंड जो है 11 कोड़ी है उसमें भाई एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम मतलब वो बालकों में चला जाएगा, ठीक है, कोई क्यों वही है, ठीक है। अब फिर अजश्न, अजश्न की अगर बात करें हमारा चौथा क्वेश्चन का, तो वो किस पर जाएगा भाई, चौथा जो है ख पे जाएगा, अनवरत, ठीक है। फिर मार्कंडे ऋषि की तपोभूमि कौन सा है, तो माई की बगिया में चला जाएगा। इस तरीके से आई थिंक आप भी किए होंगे इसको, तो आपको कितना करेक्ट हुआ कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, ठीक है। फिर हमारा यहाँ से क्वेश्चन आंसर याद होता है भाई। अब देखो इसको याद एकदम रट्टा नहीं मारना है, कैसे करना है मैं बताता हूँ, एकदम ध्यान से वही तरीका से ही प्रिपेयर करना है और वैसे ही बोर्ड में लिख के भी आना है अच्छे से, ठीक है। तो देखो प्रश्न क्या पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं हमें कि विंध्य और सतपुड़ा को लेखक ने किस रूप में चित्रित किया। तो विंध्य और, देखो आपको इसको तो पढ़ना है, ऐसे नहीं कि एकदम से नहीं पढ़ना है, ठीक है, इसको एक बार पढ़ लेना है, फिर ओन वर्ड्स में इसको लिखना है अपने शब्दों में कि विंध्य और सतपुड़ा का यह क्षेत्र अत्यंत ही मनोहारी, मतलब विंध्य और सतपुड़ा का ये जगह जो है बहुत ही क्या है, मनोहारी है, सुंदर है, और इसे ही क्या कहते हैं, मैकल नाम से जाना जाता है। यहाँ तक क्लियर है। विंध्य और सतपुड़ा की जो क्षेत्र है वो बहुत ही सुंदर है, और इस क्षेत्र को किस नाम से जानते हैं भाई, मैकल के नाम से जानते हैं। मैकल पर्वत की दाहिनी भुजा, अब देखो ये विंध्य और सतपुड़ा के क्षेत्र को तो मैकल के नाम से जानते हैं, तो पूरे को हम मैकल बोलेंगे, तो मैकल की जो दाहिनी भुजा होता है, मैकल की दाहिनी भुजा विंध्याचल और बाई भुजा जो क्या होती है भाई, सतपुड़ा होती है। सिंपल इतना आप बता दोगे। और इन दोनों के बीच से नर्मदा नदी बहती है, ठीक है, दोनों के बीच से नर्मदा नदी बहती है, और जो कि वहाँ के लोगों के जीवन को खुशहाल बनाती, वहाँ साल भर हरियाली छाई रहती है। इस तरीके से आप इसमें लिख सकते हो। क्लियर है। विंध्य और सतपुड़ा के क्षेत्र को ही हम लोग क्या कहते हैं, मैकल कहते हैं, और मैकल की दाई भुजा विंध्याचल और बाई भुजा जो है क्या सतपुड़ा है। दोनों के बीच में नर्मदा नदी बहती है, जो कि वहाँ साल भर हरियाली बना के रहती है और वहाँ के लोगों के जीवन को खुशहाल बनाती है। इस तरीके से इसमें लिखना है। ठीक हो गए प्रिपरेशन, तो फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में भी। यहाँ पर देखो अगला प्रश्न, वनवासियों का जीवन कैसा होता है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है भाई। तो वनवासियों का जीवन जो है शांतिपूर्वक व्यतीत होता है, ठीक है। वह महिलाएं क्या करती, टोकनियों में जामुन और पके आम को बेचती है, और वे गरीब लोग होते हैं इसलिए उसी को बेच करके अपना जीवन यापन करती। तो सिंपल सा अब इसको लिखना कैसे, वनवासियों का जीवन कैसा, तो वनवासियों का जीवन बहुत ही शांत स्वभाव के होते हैं। वे वहाँ जंगलों पर अपने जीवन यापन के लिए किस पर निर्भर रहते हैं, जंगल पर निर्भर रहते। इस तरीके से आप लिख सकते हैं इसको पढ़ने के बाद। और वे वहाँ के जामुन को और पके आम को बेच करके अपना जीवन यापन करती है। इस तरीका से लिख देना है, ठीक है। फिर ये वाला, अमरेश्वर के कंठ से ही नर्मदा निकली है, या पंक्ति किस संदर्भ में की गई है, कही गई है। अब देखो इसको क्वेश्चंस के आंसर कैसे करना है, ठीक है। अमरकंटक में नर्मदा के उद्गम स्थल के पास एक जलकुंड है, ठीक है। अमरकंटक में जहां से नर्मदा नदी निकली है वो जगह का है, एक तो जलकुंड है, ठीक है। इस कुंड के पास में, और वही कुंड है, मान के चलो जहां से नर्मदा नदी निकल रही है ना, तो वो जगह में क्या है, एक तो कुंड हवा है, ऐसा कुंड जैसे कि बड़ा सा
कुंड है बोल सकते, एकदम गहरा होगा वो कुंड जैसे, ठीक है, मतलब बड़ा सा एकदम गड्ढा, ठीक है। वो गड्ढा में से इस कुंड के पास से लगभग और वही जगह क्या है 20 ठो ऐसे मंदिर है आसपास, ठीक है, 20 ठो मंदिर हुआ है। इस पूर्व दिशा की ओर एक शिव मंदिर है, इसके इस कुंड के पूर्व दिशा में क्या है एक ठो शिव मंदिर है, जहां ही इसे ही नर्मदा का उद्गम स्थल माना जाता है। और देखो सिंपल से इसको और समझाना है, देखो शिव के कंठ से ही जल निकल कर इस कुंड में एकत्रित होता है, इसलिए इसे नर्मदा के इसलिए कहा गया है कि नर्मदा अमृतसर के कुंड से ही निकली। अब सिंपल से एक बार आसान भाषा में समझो, जहाँ कहाँ से जहाँ से नर्मदा नदी निकलती है वहाँ पर क्या है एक कुंड है, ठीक है। वो कुंड के पास में 20 ठो का है मंदिर है, और एक पूर्व दिशा में एक ठोर मंदिर है, कौन से, शिव मंदिर। वही शिव मंदिर से जो है कहाँ निकलते, पानी निकलते, और पानी निकल करके वो कुंड में आके भरते। तो ओखर वजह से कहे गए हैं कि अमरेश्वर के कंड से, क्योंकि वो शिव मंदिर है, उस शिव मंदिर को अमरेश्वर के नाम से जाने जाते हैं, इसलिए कहा गया है कि जो नर्मदा का उद्गम है अमरेश्वर के कंठ से ही निकला है करके। आगे समझ, इतना बस लिखना है भाई। फिर अमरकंटक ने अपनी आत्मा से नर्मदा को जन्म दिया, पाठ के अनुसार बताना है भाई। ये 2022 से AT में आया था, 20 में भी आया था, हो सकता है भैया आपको 24 में भी मिल जाए, ठीक है। तो चलो इसकी आंसर्स प्रिपेयर करते हैं भाई। आपको क्या करना है, अनादिकाल से ही नर्मदा का जल प्रवाहित हो रहा है, ठीक है। अनादिकाल से मतलब बहुत समय से ही नर्मदा का एकदम अनादि, एकदम शुरुआत से ही नर्मदा का जल प्रवाहित हो रहा है। नर्मदा कुंड से अमरकंटक का एक शिखर और आसपास की भूमि ऊंची है, वहीं का जल निरंतर नर्मदा कुंड में आता है। संभवतः इसलिए कहा गया है कि अमरकंटक ने अपनी आत्मा से नर्मदा को जन्म दिया। अब इसको समझो, अमरकंटक वहाँ के लोगों के जीवन को क्या बनाती है, हमेशा खुशहाल बनाती है, वहाँ हमेशा हरियाली रहती है, वहाँ के वातावरण को सुगंधित बनाती है, इसलिए कहा गया है कि अमरेश्वर के कंठ से है, मतलब अमरकंटक ने अपनी आत्मा से नर्मदा को जन्म दिया है करके, ठीक है, इस तरीके से। और वहाँ से नर्मदा नदी वहीं से निकले ना, अमरकंटक से ही, तो इसलिए आप वहाँ पर ये चीज़ें लिख सकते हो। ऊपर में जो आंसर पढ़े उसको भी डाल सकते हो कि अमरेश्वर के कंठ से नर्मदा नदी प्रवाहित हुआ है, मतलब निकला है वहीं से, इसलिए ऐसा करके, ठीक है। तो आपको उस सब चीज़ को करके लिखना है। अगला प्रश्न, नर्मदा सूख जाएगी तो हम लोग कैसे बच सकेंगे वनवासी स्त्री द्वारा, यह बात क्यों कही गई। सिंपल से ये तो अब पता है भाई कि वनवासी स्त्री ये क्यों कही गई। देखो वनवासी स्त्री किस पर निर्भर रहते हैं, वनवासी स्त्री है जो वहाँ के जंगलों में पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं, वहाँ के जामुन और आम को बेच करके अपना जीवन यापन करते हैं। तो अगर वो नर्मदा सूख जाएगी तो वहाँ के जंगल पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा, जिससे उनका जीवन यापन भी क्या होगा, ग्रसित होगा। तो इस तरीके से लिखना है भाई, सिंपल से भाई, एकदम से रटना नहीं है, जो समझना है उसी को लिखना है, ठीक है, समझ में आ जाए। अब देखो जो बताया हूँ उसी को यहाँ पर लिखा गया है भाई, पूरी चीज़ों को, ठीक है। तो वैसे ही करना है। नर्मदा नदी लोगों के जीवन को कैसे खुशहाल बनाती है, सिंपल सी बात है। देखो नर्मदा नदी के चारों ओर घने जंगल है, अपने मन से लिखना है भाई, ठीक है। वहाँ की भूमि उपजाऊ है, जिसके कारण लोगों को व्यवसाय, कृषि, खदानों से रोजगार के अवसर उपलब्ध हो जाते हैं। वहाँ आम, जामुन के वृक्ष है तथा एल्यूमिनियम के अक्षय भंडार है, जिससे उसका जीवन यापन होता है। इस तरीके से आपको लिखना रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसको करते हुए चलना है, लिखते हुए चलना है, ठीक है। अब ये देखो 2023 में जस्ट आ रखे, तो हम इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं भाई, भारत को वरदान दिया है वाला को। फिर ये सोनमुड़ा, आम्रकूट, इन सब चीज़ के बारे में पढ़ते चलो। जिससे अगर टिप्पणी लिखने बोल दिया जाए मान के चलो, तो आप क्या लिखोगे, इसलिए सोनमुड़ा के बारे में। तो सोनमुड़ा के बारे में क्या लिखेंगे आप लोग, सोनमुड़ा जो है सोन नदी का उद्गम स्थल है। इसके कुंड से पतली धारा निकलकर पर्वत से बहती जलधारा के साथ मिलकर सोन को नद का स्वरूप देती, मतलब नदी का स्वरूप देती है, इस तरीके से, ठीक है। फिर आम्रकूट, आम्रकूट क्या बोलेंगे, अमरकंटक के समीप वह पर्वतीय भूभाग जिसमें आम के वृक्ष बहुत ज़्यादा है, ठीक है। मतलब इस सिंपल अमरकंटक के पास वो जमीन जहाँ पर जिन जगह बहुत ज़्यादा आम के पेड़ है, वो इलाका बोलते आम्रकूट बोलते। ये लिख लेना है भी सिंपल सा। अब मैकल के बारे में लिखना है, तो विंध्य और सतपुड़ा का जो संवेत विग्रह अत्यंत ही क्या है, मनोहारी है, उसे ही मैकल पर्वत के नाम से जाना जाता है। तो ऊपर में पढ़े हैं इसके आंसर को, उसी को लिख देना है, ठीक है। एक ठो को भी आंसर कर लोगे तो आपको उसकी आंसर को उसमें, उसके आंसर को उसमें आप बना के कर सकते हो, जो जानकारी आपके पास है उसका, है ना। इसलिए क्वेश्चंस को रटने के बजाय समझने की कोशिश किया करो। माई की बगिया, तो नर्मदा और सोन नदी का प्रवाह क्षेत्र माई बगिया है, ठीक है। नर्मदा और सोन नदी जहाँ पर बहती है उसे को माई बगिया कहते हैं, जहाँ पर मार्कंडेय ऋषि की तपोभूमि है। इस तरीके से आप लोग वहाँ पर इसको लिख सकते हो, ठीक है। फिर
नर्मदा का उद्गम अमरकंटक पाठ से वर्णित नैसर्गिक सौंदर्य का अपने शब्दों में वर्णन करना, मतलब जो वहाँ की प्रकृति है, प्रकृति के बारे में लिखना है। जैसे कि अब इसको प्रकृति के बारे में लिखना है तो ऊपर में हम जो क्वेश्चंस पढ़े ना, विंध्य और सतपुड़ा वाला आंसर डाल सकते हो, नर्मदा का उद्गम वाला आंसर, उन सब के आधार पर यहाँ पर इसको सटीक आप इस तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, ठीक। फिर यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है चैप्टर नंबर 2, मैं मजदूर हूँ। ठीक है, हम सिर्फ अभी गद्य वाले पार्ट को कर रहे हैं तो इसलिए आप उसी हिसाब से प्रिपेयर करते चलेंगे। मैं मजदूर हूँ निबंध किस शैली में लिखा गया है, तो ये पिछले ईयर आ रहा है भाई, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि जैसे कि विचारात्मक है, गवेषणात्मक है, आत्मकथात्मक है, वर्णात्मक है, क्या है उसको आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम अगर इसकी आंसर की बात करें तो आंसर एक बार मैं चेकआउट कर लेता हूँ, फिर हम इसको बताते हुए चलते हैं आपको। ठीक, हाँ, तो ये कौन सा हो जाएगा भाई, आत्मकथात्मक। ठीक है, क्या हो जाएगी इसकी आंसर, आत्मकथात्मक। फिर अगला प्रश्न जो है, डॉक्टर भगवत सरल उपाध्याय भारत के राजदूत बनकर रहे। ठीक है, तो इसकी आंसर, दूसरा की आंसर बात करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मॉरिशस के। ठीक है, मॉरिशस के आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला प्रश्न देखते हैं, तो हिंदी विश्वकोश के संपादक मंडल के सदस्य थे, तो कौन हो जाएगी इसके आंसर, तो डॉक्टर भगवत सरल उपाध्याय। ठीक है, तो फर्स्ट ए जो है इसकी आंसर हो जाएगी। तो इस चीज़ों को, ऐसी चीज़ों को आपको जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे वो आपका प्रिपरेशन में रहेगा, है ना। फिर नेक्स्ट, कोलोसियम क्या है, तो ये मॉडल पेपर में भी क्वेश्चन आपने देख रखे। ठीक है, तो कोलोसियम क्या है भाई, रोम का एक नाट्यगृह है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें अगर हम, गीज़ा के पिरामिड की ऊंचाई कितना है, तो गीज़ा के पिरामिड की ऊंचाई जो है 450 फीट है, तो इसकी उत्तर नंबर सा जो है क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। फिर अगर हम छठवां की बात करें तो सक्कारा के पिरामिड, तो सक्कारा के पिरामिड कैसा है, तो भाई इसकी बात करें तो वो जो है सीढ़ीदार है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, जो भी आंसर्स लिया है, जो आपके परीक्षा बोर्ड वगैरह में सार में लिया गया, वहीं से रेफरेंस लिया गया इसको, तो आप लोग उस हिसाब से आप करते चलेंगे। ठीक है, अब रिक्त स्थान देख लेते हैं भाई, सक्कारा के पिरामिड खाली स्थान है, तो यहाँ पर अब भी देखिए हम लोग, सक्कारा के पिरामिड का कैसे हो जाएगा, वो यहाँ पर सीढ़ीदार लिख सकते हैं। रोम की रंगशाला खाली स्थान शहर में स्थित है, तो इस तरीके से रोम वाला एक क्वेश्चन हम लोग देखे थे ना यहाँ पर। ठीक है, रोम का नाट्यगृह वाला। ठीक है, तो उसकी आंसर्स को आप यहाँ पर फिल आउट कर सकते हो। फिर नेक्स्ट जो है ये वाली, आपको क्या करना है, मैच, उचित संबंध जोड़ना है भाई। उचित संबंध का देख लेते हैं, अलकस। अलकस का अर्थ तो सीधा सीधा क्या होता है भाई, आलस्य होता है। खून की छींटे, खून की छींटे के जो लेखक है कौन है, भगवत सरल उपाध्याय है, तो इस तरीके से हो जाएगा। उद्याचल, तो उद्याचल में जो है चला जाएगा आपका अस्ताचल में। ठीक, फिर ठीक है, तो अपन देखते हैं अगला कोलोसियम क्या है भाई, तो रोम कोलोसियम की अगर बात करें तो वो चला जाएगा हमारा, कोलोसियम जो है वो ख में जाएगा, रोम का नाट्यगृह है, तो ये कोलोसियम हो जाएगा। कश्मीर जो है बचा किसमें, झेलम में, तो ये हो जाएगा। इस तरीके से आपको मैच करते चलना है, ये बहुत ज़्यादा आपको करना नहीं पड़ेगा, ये धीरे धीरे याद हो जाती है। अब यहाँ से होता है प्रश्न उत्तर चालू। मजदूरों के प्रति सहानुभूति क्यों रखनी चाहिए बोल रहे भाई, सिंपल सी बात है अगर नहीं पढ़ोगे तब भी इसको लिख सकते हो कि कोई मजदूर है तो मजदूर के प्रति अपना सहानुभूति, दया दृष्टि, ये उसका सम्मान के हमें क्यों करना चाहिए, तो सिंपल से भंडा है भाई, इसको बहुत ज़्यादा रटना नहीं पड़ेगा। फिर भी एक बार इसके आंसर्स पढ़ लेते हैं कि संस्कृति के विकास व समृद्धि के कारण मजदूर ही है, मतलब जो भी संस्कृति का विकास हो रहा है या हम समृद्ध जितना बढ़ रहे हैं, मतलब जितना भी निर्माण कार्य है वो सिर्फ और सिर्फ इनके द्वारा होता है, मजदूर के द्वारा होते हैं, है ना, क्योंकि समस्त चीज़ों को उत्पादन में उनका ही योगदान है। इतना सब करने के बाद भी उसका जीवन क्या होता है, अभावों से ग्रस्त होता है, उसका संघर्ष सोचनी है, इसलिए हमें उनके प्रति सहानुभूति करनी चाहिए। मतलब वो आना, मतलब दिन रात एक करके हमारे बार क्या करते, काम करते, और हम अल्लाह समृद्ध बनाते, है ना, हम मतलब विभिन्न प्रकार के सुविधा प्रदान करते, ओकर सेती मजदूरों के प्रति क्या रखना चाहिए, सहानुभूति रखना चाहिए, ये जाके लिख के आना है पेपर में। ठीक है, फिर दूसरा, दुनिया में क्या, देखो एक प्रश्न पढ़ लेना तो ओखर आंसर लेमा डालना है, एमा का आंसर ओमा बना के लिखना है, शब्द बस निकालना है तोला। ठीक है, तो दुनिया में क्या नहीं, कौन सी चीज मैंने अपने हाथों से पैदा नहीं की, इस कथन को ध्यान में रखकर मजदूरों के द्वारा किए गए निर्माण कार्यों को अपने शब्दों में लिखना है। तो अब देखो यहाँ पर मजदूरी ही जीवनबद्ध श्रम शक्ति की इकाई है भाई, वह निर्माण
निर्माण करता है, वह सुई से लेकर के हवाई जहाज सब कुछ बनाया। भाई सिंपल सी ये वाला लाइन लिखना है कि मजदूर ही क्या है, जीवनबद्ध श्रम शक्ति की इकाई है। मतलब जितना भी निर्माण कार्य है वो मजदूरों के द्वारा हुआ है। वो हम बात कर ले चाहे एक सुई से लेकर के हवाई जहाज तक का सबका निर्माण जो है वही किए हैं। तो फिर से अपन यहाँ जूम आउट कर लेते हैं, जहाज तक का उसने विकास मार्ग में अपना निर्बाध गति से मतलब विकास के मार्ग में निर्माण अबाध गति से जारी रखा। मतलब कोई रोक रखा, लोग दिन सोते थे, रात सोती थी, पर मैं जगता था, इस वाले कथन को आप यहाँ पर भी लगा देना। ठीक है, धरती को उर्वरा शक्ति बढ़ाना उन्हीं का हाथ है। नदियों पर पुल बनाना, बांधों का निर्माण करना, समुद्री जहाजों, वायुयान, खनिज उत्पादन, कृषि इत्यादि अनेक ऐसे कार्य है जो सिर्फ और सिर्फ काकर माध्यम से होते हैं, मजदूर के माध्यम से होते थे। एकदम रटना नहीं है, घर से बना के लिखना है भाई, सिंपल सा। ठीक है, तो ये चीज कर लेना है। फिर अगला प्रश्न देखो, देखो जो बोला था वही आगे ना, दिन सोता था, रात सोती थी, पर मैं जागता था का क्या आशा है, इसको बताना है भाई, सिंपल सा। तो देखो यहाँ पर देखो इसकी आंसर कैसे है। मजदूर की इस कथन का आशा है कि वह निरंतर निर्माण कार्य में संलग्न है, उसे कभी हार नहीं मानी, कर्तव्य विमुख नहीं हुआ, संसार की परिवर्तनशीलता उसके लिए मायने नहीं रखती, वह निरंतर अपने कर्मपथ की ओर अग्रसर है। मतलब सिंपल से फंडा समझते हैं इसको, क्योंकि ये तो उसमें है ना, तो हम उसको और कैसे बिना रटे कर सकते हैं। तो मजदूर की इस कथन से आशा है कि मजदूर हमेशा निरंतर काम में लगे रहते हैं। उनके लिए अगर कुछ परिवर्तन हो रहा है तब भी उसके मतलब नहीं होता है ना, वो अपने कर्तव्य विमुख नहीं होते। मतलब अपने काम से वो भगते हैं क्या, नहीं भगते ना। जो उनको काम दे दिया गया उसको करते, वो कभी हार नहीं मानते, निरंतर अपने काम पे लगे रहते हैं और अपने जीवन यापन करते हैं। इस तरीके से इसमें लिखना है। ठीक, चौथा, पाठ में से उन पंक्तियों को छांट कर लिखिए जिनमें मजदूरों की विवशता दिखाई देती है। ठीक है, मतलब ऐसे पंक्ति को लिखना है जहाँ मजदूर को लगता है कि हाँ भाई बेचारे एकदम विवश है, मजबूर है ना। तो वैसे वैसे लाइंस को यहाँ पर लिखना है। तो ऐसे क्वेश्चंस की तो चांस थोड़ी सी कम रहती है, बट अपन कर लेते हैं। चलो आ गए हैं तो ठीक है। हीरो की चमक के नीचे मेरी काली अंधियारी जिंदगी है। मजदूर क्या बोलते हैं कि हीरो की चमक के नीचे, क्योंकि हीरो को भी बनाने में किनकी हाथ रहते हैं, मजदूर का, लेकिन उसकी चमक के नीचे उसकी जिंदगी क्या रहती है, मजदूरों की अंधियारी रहती है। ठीक है, जमीन की तरह मैं भी निरीह था, इस तरीके से करना है उसको। ठीक है, फिर प्राचीन काल से मेरी संज्ञा घर के मवेशियों की थी। प्राचीन काल से मतलब प्राचीन, उसको बहुत पहले से लोग जो है मजदूरों को एक घर की जैसे जानवर को माना जाता है, ठीक उसी तरीके से उनको माना जाता है। बोल रहे हैं सड़क के कूड़ों में डाल दिया जाता, इस तरीके से मेरे बाल बच्चे उनके न घर थे न द्वार थे, मजदूर अपने बार रहे हैं। इस तरीके से जो जो कथन है, डायलॉग है वहाँ पर उसको लिखना है। तो 2-4 पढ़ के रखो। ठीक है, फिर ये वाला क्वेश्चन तो आपको करना है भाई। निर्माण के प्रति मजदूरों की निरंतर प्रतिबद्धता किन किन बातों में जाहिर होती है, तो ये वाला पॉइंट तो आपको करना पड़ेगा। और कुछ क्वेश्चंस है जिसको आपको याद रखना पड़ेगा, मतलब उसको है ना, जैसे कि मैं मेहनतकश मजदूर हूँ बोलते हैं, और विध्वंस ना करूंगा, यदि करना हुआ तो पुनः निर्माण करूंगा। ठीक है, वो मतलब विनाश, कभी भी मैं विनाश का काम नहीं कर रहा हूँ। अगर विनाश कर हूँ, मान के चलो घर ल तोड़ूँ ककरो, तो घर ल बना के दोबारा दूहूँ तको, ये बोलते ही मन भाई। ठीक है, मैं मेहनत कश मजदूर हूँ, विध्वंस ना करूंगा, और विध्वंस करूंगा भी तो बना के दूंगा, ये बोल रहे हैं, है ना। फिर अगला, मैंने पहाड़ काटा, चट्टाने खोदकर तांबा निकाला, ये भी लाइन लिख सकते हो। मेरे निर्माण की परिधि की व्यापकता अनंत है। मतलब ऐसा नहीं कि मैं एक पर्टिकुलर जगह में निर्माण कार्य करता हूँ, मैं जितना निर्माण होकर परिधि है, परिधि मतलब ऐसा फिक्स नहीं है कि एक इतना क्षेत्र में ही बस मैं निर्माण कार्य कर रहा हूँ। वो निर्माण जो है अनंत है करके बोल रहे हैं। ठीक है, खूब लड़ाइयाँ इनके लिए मैं अपना खूब पसीना एक करता हूँ। खूनी लड़ाइयाँ मतलब अपना मेहनत के लिए, इनके लिए अपने खून पसीने की कमाई करते हैं मजदूर लोग, ये करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अगला प्रश्न क्या बोल रहा है भाई, मजदूर नहीं होते तो हमारी दुनिया के विकास कार्यों का क्या होता, कल्पना कर अपने शब्दों में उत्तर देना है। ठीक है, तो इसको भी फटाफट करते हैं भाई इसको, क्योंकि टाइम भी को हमें ध्यान रखना पड़ेगा, और ये कोशिश रहेगा कि एक वीडियो से आपकी तैयारी पूरी हो जाए, इसलिए आप ज़्यादा फास्ट भी नहीं कर सकते, इन चीज़ों को समझना पड़ेगा। ठीक है, श्रम शक्ति की इकाई मजदूर है। ठीक है, मजदूर नहीं होते तो क्या होता, तो सिंपल सी बात है, मजदूर नहीं होते तो हमें वो सभी निर्माण कार्य में परेशानी होगा, और वो निर्माण कार्य निरंतर नहीं हो पाएगा जिसकी हम उम्मीद करते। जितना हम आज समृद्ध है, अगर मजदूर नहीं रहेंगे तो हम उतना समृद्ध नहीं रहेंगे। इस तरीके से इसमें लिखना, ऊपर में जो क्वेश्चन आंसर पढ़े हो ना, उसी आंसर्स को यहाँ पर डाल दो, है ना। अब पढ़ लो, देखो कारखानों का निर्माण कार्य, खनिजों का उत्पादन, ये सब चीज़ जो है नहीं हो पाएगा। इन सिंपल से आपको लिखना, एक सुई से निर्माण से लेकर के
हवाई जहाज के निर्माण में क्या हो जाएगी, बाध्यता आ जाएगी, बाधा आ जाएगी। इस तरीके से आप लिख सकते हो वहां पर भी। ठीक, अगला प्रश्न ये वाला करना है भाई कि मजदूरों की दिनहीन दशा का वर्णन अपने शब्दों में करना है। मजदूर कैसे होते हैं, ये सिंपल से भाई, एकदम रटना नहीं है मोरे हिसाब से कि एक मजदूर का कि सब कोई गांव से बिलोंग करता हो या जो शहर में भी बिलोंग करते हो, कोई दूसरा मजदूर ले देखा थे वो कैसे मेहनत करके काम करके या दूसरा राज्य से आके या एक राज्य के दूसरा राज्य में जाके काम कर रहे थे, तो उनके बारे में ही लिखना है। ये दिमाग रखना है कि वो कैसे होते करके। एक बार आंसर पढ़ लो और वही हिसाब से पूरा का पूरा लिखना है। जमीन और मजदूर में लेखक ने क्या समानता बताई है, तो ये वाला कर लो भाई थोड़ा सा, क्योंकि अभी लेखक के हिसाब से लिखना पड़ी ना ये वाला तो करना तो पड़ेगा ही। जमीन और मजदूर में लेखक ने यह समानता बताई है कि वह भी जमीन के समान विवश और मजबूर था। ठीक है, जमीन के समान एक मजदूर भी विवश और क्या है, मजबूर था। जमीन के बिकने पर उसके साथ वह भी जानवरों के साथ बिक जाया करता था। उस जमीन पर होने वाली उपज का उपयोग ना तो मजदूर के भाग्य में था और ना ही जमीन के। इस तरीके से ना तो उसका जो उपज होगा तो ना तो जमीन को मिलेगा ना तो मजदूर को मिलेगा, इसलिए दोनों में समानता बताया गया है। ठीक है, फिर ये पारिवारिक जीवन का हाल कैसे होता है पाठ के आधार पर लिखना है, सब पता है भाई, ये वाला भी तो आप आराम से कर लोगे, उसकी क्या प्रॉब्लम होती है। ठीक है, फिर ये वाली मजदूरों को श्रम शक्ति क्यों कहा गया है, तो एक क्वेश्चन है, बार बार वो क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, इन सब क्वेश्चन को आप करेंगे ही। ठीक है, फिर अपन चलते क्वेश्चन नंबर 3 पर। ठीक है, सॉरी चैप्टर नंबर 3 पर। तो चैप्टर नंबर 3 की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, सही विकल्प जो है चुनकर लिखना है। तो सही विकल्प पहला, हरिशंकर परसाई अपनी मृत्यु किस बीमारी से चाहते हैं भाई, तो ये वाला मॉडल पेपर में आप देख रखे हो, कौन सी बीमारी से, टैक्स की बीमारी से चाहते हैं। इस तरीके से आप इसको कर लेंगे। ठीक है, प्रश्न दूसरा की अगर बात करूं तो डॉक्टरों के पास किस बीमारी का इलाज नहीं होता, तो टैक्स की बीमारी का इलाज जो है नहीं होता, ये भी आपको पता है। 23 में आ रखे हो क्वेश्चन, हरिशंकर परसाई का जन्म। तो इस टाइप से कुछ क्वेश्चंस अगर मान के चलो रेयर केस में दे देते हैं तो वैसे क्वेश्चंस में आप फंस सकते हो, इसलिए चीज़ों को समझते हुए चलना पड़ेगा। तो इसका एग्जैक्ट डेट आपको देखना पड़ेगा भाई कि क्या कर सकते हो करके। ठीक है, क्योंकि इसकी आंसर्स आप लोग कमेंट करके बताएंगे। रानी नागफनी की कहानी की रचना है, ये इसको करना है आपको। हरिशंकर परसाई जी ने किस विषय में किया था, उसको करना है। ठीक है, फिर यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं किसको, बीमारी शब्द को लेखक ने किन किन संदर्भों में प्रयोग किया। 2020 में आया था, इसकी आंसर्स हम प्रिपेयर कर लेते हैं भाई अच्छे से। बीमारी शब्द की अभिव्यंजना लेखक ने महत्वाकांक्षा, देखो बीमारी को क्या बोला गया, महत्वाकांक्षा, अपेक्षा, प्राणघातक आदि संदर्भों में किए हैं। महत्वाकांक्षा, अपेक्षा और प्राणघातक, तो इसको तो याद रखना पड़ेगा ही। तो ये तीनों भाई लिख लेना है, महत्वाकांक्षा, अपेक्षा और प्राणघातक। ठीक, फिर अगला प्रश्न, बड़ी प्रसन्नता की बात है, एक शोक समाचार है भाई, शोक समाचार है, उस शोक समाचार को बड़ी प्रसन्नता की बात है से क्यों शुरू हुआ, अपना तर्क कर दीजिए। मतलब कोई अक्सर शोक समाचार दुख की बात है बोलते हैं, तो यहाँ सुख की बात है क्यों बोले, तो देखो यहाँ पर लेखक ने टैक्स चोरी करने वालों पर व्यंग्य करते हुए कहा है, मतलब एकदम बोलते हैं ना तीखा प्रहार। ठीक, तीखा प्रहार करते हुए कहा है, व्यंग्य। वे समर्थ होते हुए भी कर चोरी करते हैं, वे समर्थ होते हुए भी क्या कर रहे हैं, चोरी करते हैं। मतलब वो सक्षम है कि वो पटा सकते हैं टैक्स, लेकिन उसके बावजूद भी चोरी करते हैं। उन्होंने व्यंग्यात्मक तरीके से यह कहा कि सामान्य व्यक्ति पर यदि टैक्स लगे तो प्रसन्नता की बात है। मतलब अमीर लोग के पास क्या होते हैं, इतना पैसा होता है कि उनको टैक्स देना पड़ता है, लेकिन एक आम आदमी के पास अगर वही पैसा रहता, मतलब वो भी कास्ट टैक्स देने के लायक रहता, तो वो उनकी भी जिंदगी क्या रहती, खुशहाल रहती। इस तरीके से इसमें बताना है। ठीक है, यहाँ पर हरिशंकर परसाई द्वारा टैक्स को बीमारी के रूप में देखने का क्या आशा है, तो इसकी आंसर आपको इस तरीके से लिखना है कि टैक्स पीड़ित को इससे छुटकारा नहीं मिल सकता है। ठीक है, जो टैक्स पीड़ित है, एक बार टैक्स पटाना चालू कर दिए, उसको इससे छुटकारा नहीं मिल पाता, इसलिए लेखक इसे बीमारी स्वरूप मानते हैं। टैक्स बीमारी नहीं, आवश्यकता है। जिन पर टैक्स लगता है उनकी आय का प्रमाण देता था, टैक्स देने में इनकार नहीं होना चाहिए। और जिनको टैक्स देना पड़ता है, कहीं ना कहीं उनकी जिंदगी क्या होती है, खुशहाल भी होती है कि उनके पास पर्याप्त मात्रा में क्या होते हैं, आय का स्रोत होता है, धन होता है। इस तरीके से इसमें लिखना है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न की अगर अपन बात करें, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि लेखक टैक्स की बीमारी को क्यों अपनाना चाहता है, तो सिंपल से भाई टैक्स की बीमारी से ग्रसित होकर लेखक अपने समाज का प्रतिष्ठित व्यक्ति बनना चाहता है। मतलब वो अपने समाज का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बनना चाहते हैं,
ताकि वे समाज में अच्छे से रह सके। टैक्स से उनका सामाजिक जीवन स्तर व आर्थिक स्तर ऊंचा होगा और उसकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। मतलब टैक्स पटा रहे, मतलब जाहिर सी बात है, टैक्स कब पटाई कोई, जब बुखार खराब बहुत ज़्यादा पैसा रही तभी तो टैक्स पटाई ना। तो वो टैक्स की बीमारी से इसलिए होना चाहते हैं क्योंकि वो समाज में प्रतिष्ठित होना चाहते हैं, समाज में अपना लेवल मतलब स्तर जो है ऊंचा करना चाहते हैं, इसलिए वो टैक्स की बीमारी से मरना चाहते हैं करके आपको लिखना पड़ेगा। ठीक, फिर दीर्घ उत्तरी प्रश्न में भाई, तो ये वाला क्वेश्चन तो मे भी नहीं आ सकता क्योंकि अपना अपना अलग अलग दुख है, तो मे भी ना दे मेरे हिसाब से। ठीक है, अपने परिवार के लोगों से पूछिए, लिखिए, ये क्वेश्चंस को भी चलो अपन छोड़ देते अक्सर। ठीक, अपन चलते सीधा सीधा इस पर माटी वाली पे। माटी वाली पार्ट किस विधा से संबंधित है, ये क्वेश्चंस करना, जैसे कि निबंध है, माटी वाला पार्ट कहानी है, एकांकी है कि जीवन है, जीवनी है, उसको आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको बता दूं ये कौन है भाई, ये माटी वाली पार्ट जो है कहानी है। ठीक है, तो कहानी आप टिक आउट कर लेंगे। फिर अगला क्वेश्चन जो है, माटी वाली किस शहर में रहती थी, तो माटी वाली जो है नैनीताल, चंबोली, टिहरी, चंबा, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, टिहरी शहर में, क्योंकि आप आगे पढ़ोगे कि टिहरी शहर वाला ऐसा करके। ठीक है, लोग किस रंग की मिट्टी से चूल्हे की लिपाई पुताई करते थे, लोग किस रंग से, तो लोग जो है वहाँ पर लाल मिट्टी से, ठीक है, कौन सी मिट्टी से, लाल मिट्टी से जो माटी वाली लेकर आती थी। मृद शिल्प कला को शिखर तक पहुँचाया, बिलासपुर जिला, बस्तर जिला, अंबिकापुर जिला, कोरिया जिला, कौन सा जिला भाई, तो बस्तर जिला जो है इसकी आंसर हो जाएगी। फिर मिट्टी वाली किस स्थान से मिट्टी लाकर बेचती थी, तो मिट्टी वाली जो है माटा खान से, कहाँ से, माटा खान से। ये क्वेश्चन ऑलरेडी 2023 में आ रखे हैं। ठीक, फिर अगला प्रश्न, माटी वाली कहानी की प्रमुख समस्या क्या थी, तो माटी वाली पाठ में विस्थापन की समस्या थी। ठीक है, तो विस्थापन हो जाएगा। फिर मिट्टी से कलाकृतियां बनाना क्या है, तो मॉडल पेपर में भी है क्वेश्चन। ठीक है, तो मृद शिल्प इसकी आंसर हो जाएगी, ये आपको पता है, रेफरेंस यहाँ से लिया गया। फिर माटी शब्द का तत्सम होगा मृतिका की मिट्टी, ये आपको करना रहेगा। ठीक है, तो माटी शब्द का क्या हो जाएगा, मृतिका। ठीक है, तत्सम ना, और तद्भव बोलते तो शायद मिट्टी हो सकता था। छूकर शब्द का हिंदी शब्द होगा, छूकर मतलब हिंदी क्या हो जाएगा, वहाँ पर स्पर्श करना बोलेंगे। ठीक है, मनुष्य शब्द का पर्यायवाची कौन सा है, तो मानव या मनु में से लिखना पड़ेगा, तो मानव इसका क्या हो जाएगा, पर्यायवाची शब्द होगा, तो इस तरीके से पूछा जाएगा। ठीक है, शब्द के अंत में लगने वाला, तो शब्द तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंत में कौन लगता है भाई, प्रत्यय और उपसर्ग जो है सामने लगता है। प्लास्टिक शब्द का कौन सा है, तो प्लास्टिक जो है यहाँ पर बोल सकते हो कि अगर प्लास्टिक शब्द मतलब पांचवा जो है यहाँ पर विदेशी शब्द है। ठीक है, तो इस तरीके से सभी क्वेश्चंस को आप प्रिपेयर करते चलेंगे। फिर इसका सही जोड़े भी आप करके देख लो एक बार भाई। ठीक है, फिर यहाँ से आंसर आप मैच आउट कर सकते हो। माटी वाले के बिना टिहरी शहर के कई घरों में चूल्हों तक का जलना क्यों मुश्किल हो जाता था, इसको पढ़ लेते भाई, इसलिए पढ़ेंगे कि हमें यहाँ से शब्द मिल पाए अगला आंसर लिखने के लिए। ठीक है, तो इसको हम करते चलते हैं भाई कि आखिर ऐसा क्या करती थी माटी वाली कि उनके बिना अगर वो नहीं आती मानी चलो या नहीं रहती तो कईयों घर में चूल्हा क्यों नहीं जलता, क्या रोल है उनका, वो समझते हुए चलते। ठीक है, तो देखो टिहरी शहर में लोग लाल मिट्टी से चूल्हों की सफाई व लिपाई पोताई का कार्य करते थे। ठीक है, टिहरी शहर के लोग क्या करते थे, लाल, ऊपर में भी पढ़ा है, लाल मिट्टी से करते थे। और वो माटी ला कौन लावतरी से, माटा खान ले वो माटी वाली अपन कंटर में लेके आवतरी से, सिंपल सी ये लिखना है। अगर वो नहीं लाती तो लोग क्या नहीं करते, लिपाई पोते नहीं करते, जिससे उसके घर में चूल्हा नहीं जलता। ये सिंपल सा वहाँ पे लिख देना है। ठीक है, और भी पढ़ सका था पूरा और ओखर हिसाब से लिखना है। माटी वाली का कंटर किस प्रकार का था, तो रद्दी कपड़े को मोड़कर बनाए गए एक गोल डिब्बे के ऊपर लाल चिकनी मिट्टी से छुलबुल भरा कनस्तर टीका रहता था। ठीक है, इसके ऊपर ढक्कन नहीं होता था उसके ऊपर। ठीक है, जो था उसे काट कर निकाल देगा, क्योंकि ढक्कन के ना रहने के कारण माटी भरने और निकालने में क्या होती थी, आसानी होती थी। इस तरीके से इसमें बताना पड़ेगा। ठीक है, फिर माटी वाली का एक रोटी छिपा देना उसकी किस मन स्थिति की ओर संकेत करते हैं, मतलब पार्ट में आप पढ़े हो तो आपको पता होगा कि माटी वाली क्या करती, एक रोटी को छिपा देती, तो छिपा देती तो उसको किस, मतलब हमें छिपा रही है तो इससे हमें क्या पता चलता है कि वो क्या थी, कैसे थी, उस चीज़ों को लिखना है। तो देखो माटी वाली का एक रोटी छिपा देना उसकी गरीबी, मजदूरी और मजबूरी और विवशता को प्रकट करते हैं। वो क्या करते हैं, अपने पति के लिए एक रोटी को छिपा के रख देते हैं। इस तरीके से इसमें लिखना है कि वो गरीब है, मजबूर है और विवश है, इसलिए वो एक रोटी छिपा के रखती है। ये सिंपल से यहाँ पे लिखना है। ठीक है,
घर की मालकिन ने पीतल के गिलासों को अभी तक संभाल कर क्यों रखा था? तो सिंपल से इसके आंसर पे, जैसे हम लोग के घर में पुरानी पुरानी सामान रहता है, क्यों? क्योंकि वो हमारे पूर्वजों की मेहनत के द्वारा कमाए गए होते, इसलिए हम उसको बचा के रखते हैं। सिमिलरली ये जो मालकिन है वो क्या कर रहे हैं, इसे अपने मतलब पूर्वजों की कमाई है करके उसको बचा के रखी थी ना, इसमें लिखना है। फिर माटी वाली और मालकिन के संवाद में व्यापारियों की कौन सी प्रवृत्ति को लेकर, मतलब माटी वाली और मालकिन आपस में बात कर रहे हैं, तो वो व्यापारी की कैसी, व्यापारियों के बारे में क्या बात कर रहे हैं उसको लिखना है इसकी आंसर। तो इसकी आंसर हम देखते हैं भाई, देखो क्या बोल रहे हैं, माटी वाली और मालकिन के संवाद में व्यापारियों और व्यापारिक मानसिकता का पता चलता है। ठीक है, मतलब मालकिन, माटी वाली और मालकिन क्या बात कर रहे हैं, व्यापारियों की उसकी व्यापारिक मानसिकता के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, कि वो क्या करते, पुरानी वस्तुओं को हमसे कम, देखो हमसे क्या करते, पुरानी वस्तु में कम रेट में खरीदते हैं और उसको वो बाजार में फिर 4 गुने भाव में बेचते हैं इस तरीके से, और बेचकर मुनाफा कमाते हैं, सिंपल से। ठीक है, माटी वाली और मालकिन जो है बात कर रहे हैं कि ये व्यापारी लोग की जो हम लोग उससे क्या करते हैं, कम रेट में खरीदते हैं और कम कीमत में खरीदते हैं और उसको बाजार में वो 4 गुने 5 गुने भाव में बेच करके मुनाफा कमाते। ये सिंपल से यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, कहानी के अंत में लोग अपने घरों को छोड़कर क्यों जाने लगे, क्योंकि वो टिहरी बांध की पानी क्या हो गए थे, वो गांव में आने लग गए थे। ये सिंपल से इसके आंसर है। सॉरी, हाँ, अगला क्वेश्चन, बांध का देखो, बांध कार्य अन्य सरकारी निर्माण कार्य होने पर स्थानीय लोगों को किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा, चर्चा करके लिखे। मतलब बांध कार्य होने से, वहां पर बांध बनाया गया तो वहां के लोगों को क्या क्या समस्या हुई से, तो वो समस्या ला यहाँ लिख देना है। जैसे कि बांध कार्य अन्य सरकारी निर्माण कार्य होने पर स्थानीय लोगों को विशेषकर, इसका क्या बोल रहा है भाई, इसके आंसर्स को नहीं दिया गया भाई कंप्लीट। तो देखो बांध निर्माण हुआ तो वहाँ के लोगों को क्या करना पड़ गया, विस्थापित करना पड़ गया। ये आंसर्स आपको लिखना है कि उसको अपने घरों को छोड़ करके दूसरे जगह जाना पड़ा, इस तरीके से उसको समस्या सामना करना पड़ा, ये आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, फिर घीसा वाला पार्ट में भाई, घीसा वाला पार्ट में फिर आ जाते हैं अपन। घीसा वाला पार्ट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर घीसा पाठ किस विधा से संदर्भित है, तो आपको बताना पड़ेगा कि घीसा पाठ किस संदर्भ, जैसे कि घीसा क्या है भाई, एक संस्मरण है। ठीक है, तो संस्मरण टिक आउट कर लेंगे। फिर घीसा ने अंतिम विदाई में अपनी गुरु माँ को क्या भेंट दिया था, तो गुरु माँ को वो तरबूज दिए थे। ठीक है, वो तरबूज कैसे जुटाए थे, तो अपना कुर्ता बेच करके भाई, ये आपको पता होना चाहिए। फिर महादेवी वर्मा कहाँ निवास करती थी, तो महादेवी वर्मा जो है इलाहाबाद में निवास करती थी भाई, इलाहाबाद में। और वो अपना छुट्टियां कहाँ बिताया करती थी, तो नर्मदा नदी के तट पर एक झूसी की झोपड़ी पर। इस तरीके से यहाँ बताना पड़ेगा। ठीक है, आगे आंसर्स में देखेंगे वो सब चीज को और याद होते जाएगा आपको। बालक लोग चबूतरे में बैठकर पढ़ते थे, उसमें कौन सा वृक्ष लगा, तो वहां पर भाई पीपल का वृक्ष था। ठीक, घीसा की झोपड़ी किस नदी के किनारे थी, तो कौन सी, गंगा नदी के तट पर, क्योंकि महादेवी वर्मा गंगा नदी के तट पर आया करती थी, ये आप लिख लेंगे वहां पर। ठीक, उसी तरीके से इसके आंसर्स भी कर लेंगे भाई। घीसा नाम पड़ने का कारण क्या था, तो वो क्या करते था, वो बेचारा घिसट घिसट कर चलना। कोटर शब्द का अर्थ है, तो कोटर शब्द का जो अर्थ है वो क्या है, घोषला। यहाँ पर क्या लिखेंगे, घोषला। भक्ति महादेवी खालिस्तान थी, तो सेविका थी। महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ, तो 1907 में। महादेवी वर्मा आधुनिक युग की मीरा कहलाती थी, यहाँ पर लिख लेना, या इसी क्वेश्चंस को ऐसा दिया हुआ है मॉडल पेपर में कि आधुनिक युग की मीरा के नाम से कौन जाने जाते, तो महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहते, ये याद रखना भैया। ठीक है, फिर उचित संबंध कर लेंगे भाई, इसको पहले कर लो, फिर मैं इसके आंसर जो है बता देता हूँ। ठीक है, तो इसके आंसर आप इस तरीके से यहाँ से पिक आउट कर सकते हैं। अब देखो इस आंसर्स को हम इसलिए पढ़ेंगे ताकि हम लिख पाए। ठीक है, पहली बार जब घीसा कक्षा में आया तब वो कैसा दिखाई पड़ता था, चलो भाई इसकी आंसर्स हम देखते हैं, अपने शब्दों में लिखना है, बोलना है। तो हम घीसा पाठ पढ़े हैं, मान के चलो अभी हम नहीं पढ़े, तो हम एक बार पढ़ लेते इसको, फिर अपने शब्दों में लिखना है इसको। पहली बार जब घीसा कक्षा में आया तब वह गठीला व पक्के रंग का सुडौल, मलिन मुख पर 2 पीली व श्वेत आंखें, पतले होंठ, सिर पर छोटे छोटे रुखे बाल, उभरी हुई हड्डियां, मटमैली हथेलियां तथा फटे पुराने कपड़े से युक्त थे। देखो कितना सारा तो शब्द दे दिए, तो 2-4 शब्द के सारे बता दे रहे हैं नंबर के हिसाब से। ठीक है, घीसा पहली बार जब कक्षा में आया तो गंदे कपड़े पहन के आए थे। ठीक है, इस तरीके से उसमें आपको लिखना पड़ेगा भाई। ठीक।
ठीक। फिर अगला, घीसा का नाम घीसा कैसे पड़ा, ये 2022 में पूछा गया था। तो घीसा के जन्म के पहले ही उसके पिता का देहांत हो गया था, ठीक है। घर में बच्चे संभालने के लिए, बच्चे को देखभाल रखने के लिए कोई नहीं रहता था, इसलिए उसकी मम्मी क्या करते थे, उसको जहाँ काम करती थी वहाँ ले जाते थे। तो घीसा जो है घिसट घिसट कर चलता था, इसलिए उसका नाम घीसा पड़ा, ठीक है। बच्चे साफ सफाई का पाठ पढ़ने के बाद अगली कक्षा में किस प्रकार तैयार होकर आए थे। तो देखो बच्चे साफ सफाई का पाठ पढ़ने के बाद जब अगली कक्षा में आए तो उसकी दशा देखने लायक थी, ठीक है। जब पाठ साफ सफाई वाला पाठ पढ़ा दिए है ना, तो वो उनकी जो दशा है, बोल सकते हैं वो एकदम कैसा था, देखने लायक था भाई। कुछ गंगा जी में मुंह इस तरह धोकर आए थे कि मैल अनेक रेखाओं में विभक्त हो गया था। कुछ के हाथ पांव ऐसे थे कि शेष मलिन शरीर के साथ वे अलग जोड़े से लगते थे, मतलब एकदम मैल निकाल रहे थे तो आधा निकला रहा होगा, आधा नहीं निकला रहा होगा, तो वो जैसे अलग लग रहे थे, इस तरीके से उसमें लिखना है। और लोग जो है क्या, ऐसे शेष मलिन शरीर के साथ वे अलग जोड़े से लगते थे। और कुछ मैले फटे कुर्ते घर पर ही छोड़कर ऐसे अस्थि रूप से व्यवस्थित थे जिसमें केवल उनके प्राण ही शेष होने का आभास था करके, ठीक है। उसको थोड़ा सा बना के लिखना। और लेखिका ने ईश्वर की तुलना बूढ़े आदमी से क्यों की गई है, मतलब यह बोल सकते हो कि इसमें क्वेश्चंस को ऐसे देना था, लेखक ने बूढ़े आदमी की तुलना ईश्वर से क्यों की गई है, बट ईश्वर की तुलना बूढ़े आदमी से करी है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मेरे हिसाब से क्वेश्चन इसको अलग देना था, ऐसा चेंज करके, क्योंकि आंसर उसी हिसाब से है। देखो लेखिका ने ईश्वर की तुलना बूढ़े आदमी से इसलिए की है क्योंकि ईश्वर ने उस मलिन काया के निर्धन बालक में जो सारे गुण दिए थे जो साधारण मनुष्य में दुर्लभ है। जिस प्रकार वृद्ध अपने जीवन की पूंजी छिपाने का यत्न करता है अपनी निर्धन व जर्जर अवस्था में, ठीक उसी प्रकार ईश्वर ने अपनी, हाँ तो देखो ये आंसर है तो ठीक है भाई, बट इसकी आंसर कहीं और है, क्योंकि वो आंसर में एक और जगह इसका पढ़ा था। तो जो बूढ़े आदमी है वो ठीक उसी प्रकार मदद करते कि इसका महादेवी वर्मा की, जिस प्रकार जो है क्या होते हैं ईश्वर करते हैं, इस तरीके से इसका आंसर था। जिस प्रकार ईश्वर किसी की मदद करते ठीक उसी प्रकार वो बूढ़े व्यक्ति भी हर किसी का मदद करते थे, या बोल सकते हैं महादेवी वर्मा का पालन पोषण करते थे, इसलिए ऐसा करके। बट यहाँ पर आंसर आपको इस तरीके से दिया गया था, आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि इसमें देखो तुलना क्यों किया गया। तो तुलना को मैं बता देता हूँ आसान भाषा में इसको। लेखिका ने ईश्वर की तुलना बूढ़े आदमी से क्यों की गई है, तो लेखिका ने ईश्वर की तुलना बूढ़े आदमी से इसलिए की गई क्योंकि जिस प्रकार एक बूढ़े व्यक्ति जो है अपनी कमाए हुए पैसे को किसी एक जर्जर जगह में छुपा के रखता है कि लोगों को पता ना चले, ठीक उसी प्रकार भगवान ने भी उस बालक के अंदर विभिन्न प्रकार के गुण, एक मलिन के अंदर में विभिन्न प्रकार के गुण दिए हैं, उनके अंदर सीखने की ललक है। घीसा के बारे में बोल रहे हैं ना, वो हालांकि एकदम मलिन दिख रहा है, लोगों को पता नहीं चलेगा कि इसके पास क्या क्या गुण है, लेकिन भगवान ने उसके पास विभिन्न प्रकार के गुण दिए हैं, इस तरीके से इसमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। महादेवी वर्मा अक्सर अपनी छुट्टियां कैसे बिताया करती थी, तो ये क्वेश्चन आ रखे भाई प्रीवियस ईयर में, तो हम छोड़ देते हैं, वैसे भी अब मैं बता दिया हूं आपको, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं भाई, हमारा ये भी आ रखा है कि घीसा ने अंत में गुरु साहिबा को क्या भेंट दिए थे, उनकी उसने सामग्री। तो लगातार 2 साल से है, इसलिए हम इसको भी छोड़ रहे हैं। वो कैसे, तो मैं बता देता हूँ, सिंपल सा याद रखना कि घीसा क्या करते हैं, अपनी गुरु साहिबा को तरबूज दे दो, तरबूज के लिए उन्होंने अपना कपड़ा को, एकमात्र कुर्ता था उसको क्या कर दिया था, उसी के बदले वो तरबूज खरीदा था या लाया था, ऐसे आपको लिखना है, ठीक है। महादेवी वर्मा को अन्य विद्यार्थियों की अपेक्षा घीसा ही क्यों याद रहा, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको करना है, वो घीसा ही काबर याद रही से। तो देखो महादेवी वर्मा जी को अन्य विद्यार्थियों की अपेक्षा घीसा ही इसलिए याद रहा क्योंकि वो मलिन, सहमी, नन्हे से आंखों में न जाने कौन सी जिज्ञासा भरी, मतलब वो एकदम मलिन कपड़े पहन करके सहमे से आंखों के सहमे से आते थे, और उसकी आंखों में पता नहीं ऐसे कौन सी ललक रहती, मतलब कई लोग देखते हैं एकदम सीखने के लिए आतुर रहते हैं क्लास में, कई ऐसे बच्चे, या आप कौन सी देखे होंगे, या आप अभी जो मूवी आया है कौन गुठली करके एक मूवी आया होगा, ठीक है, जो देखे होंगे बच्चे उनको समझ आ जाएगी कि उसमें जो रोल किए हैं लड़का, सेम उसी तरीके से वो घीसा पर ही लगभग है कहा जाए, ठीक है, तो उस तरीके से था, ठीक है। तो ये आप उसको लिखना है कि उसके अंदर क्या रहती थी, ना जाने कौन कौन सी जिज्ञासा भरी रहती थी जो सिर्फ उन्हें ही देखा करता था, मतलब वो सिर्फ और सिर्फ किनको दिखाते करते थे, महादेवी वर्मा को। ऐसा लगता था मानो वो सारी विद्या बुद्धि को एक ही बार में वो क्या कर लेगा, सीख लेगा, या सब कुछ सीख लेना ही उसका एकमात्र लक्ष्य है, इसलिए वो उनको याद रहा, ठीक है। क्यों, सिंपल से फंडा कि वो जब भी पढ़ाती थी कौन, महादेवी वर्मा, तब वो क्या करता था, घीसा एकदम उसको ध्यान से देखता था, इसलिए उनको घीसा ही याद रहा, ये आपको लिखना है, ठीक। हाँ,
घीसा कक्षा लगने के पूर्व क्या तैयारी करता था? तो घीसा कक्षा लगने के पूर्व क्या तैयारी करता था उसको देख लेते हैं। घीसा शनिवार के दिन अपने छोटे दुर्बल हाथों से उस पीपल के चबूतरे को गोबर मिट्टी से लिपाई पोताई करता था। ठीक है, सिंपल से फंडा याद रखेंगे यहाँ पर कि घीसा कक्षा लगने से पूर्व वहां पर क्या करते थे, अपने छोटे छोटे हाथों से गोबर, उस पीपल के नीचे जहां पर वो पढ़ाई करते थे उसको गोबर से लिपाई पोताई करता था। महादेवी जी की शीतल पार्टी झाड़ पोंछ कर साफ कर यथा स्थान रख देता था। मतलब जो महादेवी वर्मा जिस पार्टी में बैठते थे, है ना, बैठती थी, उसको पोंछ करके साफ करके उसको जहां पर रहते थे यथा स्थान में रख देता था। पेड़ के कोटर से कांच का दवात, टूटे नीब और कलम पेड़ के कोटर से निकालकर यथा स्थान में रख देते थे। सब कुछ को उसके यथा स्थान में रख देते थे। जो भी पत्ते वगैरह गिरे रहते थे उसको पूरे साफ कर देते। फिर इतवार को माँ के, और इतवार के क्या करते थे, इतवार को वो माँ के मजदूरी पर जाते ही एक मैले फटे कपड़े में बंधी रोटी, मोटी रोटी और कुछ नमक, थोड़ा सा चबैना गुड़ की डली बगल में दबाकर वह गंगा तट में जाकर अपना उनका रास्ता देखा करता था। जैसे ही वो दूर से नाव को देखते रहते थे। तो ये आंसर को नहीं लिखोगे तब भी चलेगा। वो तैयारी कैसे करते थे, वो स्कूल कक्षा लगने से पूर्व उतना बस को लिख देना कि वो साफ सफाई वहाँ करता था। मैडम की जो पार्ट थी, पार्टी मतलब कुर्सी, हम लोग कुर्सी बोलते हैं, इसमें पार्टी बोला गया होगा इस पार्ट में, तो उसको साफ करके यथास्थान रख देता था। इस तरीके से लिखना है। ठीक, फिर अगला देख लेते हैं भाई, पुरस्कार। पुरस्कार की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर भी आपको बहुत आसान से करना पड़ेगा भाई कि मधुलिका पुत्री थी। तो मधुलिका किनकी पुत्री थी भाई? ऑप्शन है सी मित्र, कौशल नरेश, अरुण। अरुण का तो हो नहीं सकता क्योंकि वो उनके क्या है, प्रेमी थे। ठीक है, तो कौशल नरेश, मगध नरेश, तो ये आया। तो यहाँ पर आपकी आंसर क्या हो जाएगी? सी मित्र की हो जाएगा। ठीक है, फिर राजकुमार अरुण जो है, अरुण कहाँ का राजकुमार था? तो ये करना है, तो वो जो है मगध का राजकुमार था भाई। फिर कृषि महोत्सव में राजा का कार्य क्या था? तो कृषि महोत्सव में राजा का कार्य जो था हल चलाना था। ठीक है, फिर मधुलिका ने पुरस्कार में मांगा था भूमि, अरुण राज्य की मृत्युदंड। तो मृत्युदंड इसकी आंसर हो जाएगी, वो सबको पता है। फिर जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ था, तो जयशंकर प्रसाद का जन्म जो है वाराणसी में हुआ था। फिर अगला प्रश्न जो कि 2023 में आ रखा है, मधुलिका ने अरुण के कहने पर महाराज से भूमि मांगी थी। तो राजमहल के समीप, तालाब के समीप, दुर्ग के दक्षिण नाले के समीप, नगर द्वार के समीप। तो दुर्ग के दक्षिणी नाले के समीप ये इसकी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये रेफरेंस यहाँ से लिया गया था पूरे को। फिर आगे रिक्त स्थान भी आप चाहो तो देख सकते हो कि जयशंकर प्रसाद ने खालिस्तान महाकाव्य लिखा है, तो कामायनी। स्कंद गुप्त नाटक खालिस्तान ने लिखा है, तो जयशंकर प्रसाद ने। पुरस्कार कहानी की नायिका कौन थी? तो वहां पर आपको पता है मधुलिका। कृषि महोत्सव खालिस्तान राज्य के नियम था, तो कौशल। मधुलिका की प्रेमी का नाम अरुण। ठीक है, तो इसी तरीके से सभी क्वेश्चंस को आपको करते चलना है। फिर उचित संबंध को तो आपको करना रहता है। ठीक है, तो मैच आउट कर लेंगे, ये आंसर आपको यहाँ देख सकते हैं। फिर यहाँ से मैं आपको बताते चलता हूँ, कौशल में आयोजित होने वाले उत्सव के परंपरागत नियम क्या थे? तो नियम को आपको देख लेते हैं भाई, ताकि हमें एक पता चल जाए। वैसे भी 23 में आ रखे। तो देखो, कौशल में आयोजित होने वाले कृषि उत्सव के परंपरागत नियम थे कि किसी भी अच्छी भूमि को चुनकर नियमानुसार पुरस्कार स्वरूप उसका मूल्य उसे दे दिया जाता था। ठीक है, मतलब कोई सा भूमि है, उस भूमि को चुन करके उसको नियमानुसार दे दिया जाता था। उस व्यक्ति को उसकी भूमि का चौगुना मूल्य दिया जाता था। उसे राजा का खेत कहा जाता था। मतलब सिंपल सी बात है, किसी का भूमि चुन लिया जाता था, उस भूमि को चुनते थे और उसके बदले चौगुना, जितना मूल्य है उसके 4 गुना उसको कीमत दिया जाता था कि जो खेत मालिक था उसको। ठीक है, फिर आगे देख लेते हैं भाई, हमारा कौन सा, मधुलिका ने अपनी भूमि के बदले मिलने वाली राजकीय अनुग्रह को अस्वीकार कर किस प्रकार के जीवन निर्वाह को चुना? मतलब उसको राष्ट्रीय वो मिलना था, तो उसको किस प्रकार का जीवन चुना थी? इसकी ये वाली आंसर्स आपको प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, वो उसको छोड़ करके वो एक मजदूर की जीवन जो है जीवन यापन करना चाहती थी। इसकी आंसर वही होगा। मेन क्या है उसी में है, तो आपको लिखना पड़ेगा उसको बढ़ा के। ठीक है, दूसरों के खेत पर वो मजदूरी करना चाहती थी, ये सिंपल से उसको करना पड़ेगा। फिर मधुलिका ने पुरस्कार के रूप में राजा से प्राण दंड क्यों मांगा? हम स्वयं बंदी अरुण के पास जाकर क्यों खड़ी हो गई थी? तो सिंपल सी बात है भाई, यहाँ पर मधुलिका के अंतर्मन का मतलब सिंपल सी बात है, यहाँ पर बता दूं आपको
कि मधुलिका क्या करती थी, उनको राष्ट्र प्रेम भी था और अरुण से भी प्रेम था। तो राष्ट्र प्रेम में उन्होंने राजा को बताया कि अरुण जो है हमारे राष्ट्र पर आक्रमण करना चाहता है करके, तो ये उनकी राष्ट्र भक्ति हुई। और उसी तरह उन्होंने, तो इसलिए उसको क्या मिला गया, इनाम देना चाहते थे राजा, पुरस्कार। तो उन्होंने पुरस्कार के बदले में प्राण दंड मांगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने प्रेमी अरुण को पकड़वाया था ना भाई। तो अब जब उनकी प्रेमी का मृत्यु हो रहा है तो वो चाहती है कि उनके साथ मेरे भी मृत्यु हो, क्योंकि मैं उनको पकड़वाई हूं करके। सीधी बात है, मतलब वो देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति और प्रेम भक्ति दोनों को निभाना चाहती है, इसलिए। ठीक है, फिर पुरस्कार कहानी प्रेम और संघर्ष का अनूठा उदाहरण है। इस कथन के पक्ष में अपने विचार दीजिए। अभी जो किए बताए उसी आंसर को लिखना है भाई। देखो, नायिका मधुलिका जिस युवक से प्रेम करता था, उसे जब पता चला कि वो अपने राज्य पर आक्रमण करना चाहता है, तो उसके विवेक जाग उठता है। वे व्यक्तिक प्रेम की बलि देते हुए, मतलब अपनी प्रेम की बलि देते हुए अपने कर्तव्य का क्या करती, पालन करती है और राजा को सूचना देती है कि अरुण जो है यहाँ पर आक्रमण करना चाहते हैं। और साथ ही साथ जब राजा उसको उसके लिए बदले पुरस्कार देना चाहते हैं तो वो प्राणदंड मांगते हैं, क्योंकि वो अपने प्रेम को भी निभाना चाहती है कि उनकी जब प्रेमिका का मृत्यु हो रहा है तो उनके साथ उनकी भी मृत्यु हो करके। ठीक है, प्रेमी का मृत्यु हो रहा है तो। फिर अगला चैप्टर आते हैं हमारा शहीद वीर नारायण सिंह। ठीक है, शहीद वीर नारायण सिंह वाले चैप्टर्स में करते हैं, बहुत आसान चैप्टर है भाई और आपको अच्छे से करना होगा। ठीक है, इसके आंसर्स हम देख लेते हैं क्या। हाँ ठीक, शहीद वीर नारायण सिंह की अगर मैं बात करें तो कहाँ के जमींदार थे, तो ये सबको पता है भाई, सोना खान के जमींदार थे। फिर उसी तरीके से शहीद वीर नारायण सिंह के साथ किस अंग्रेज गवर्नर का युद्ध हुआ था, तो यहाँ पर आपको पता है कौन सा, लॉर्ड स्मिथ। ठीक है, याद रखना। फिर शहीद वीर नारायण सिंह ने जनता के लिए किस व्यापारी के, तो माखन व्यापारी, ये भी आपको पता है। ठीक है, शहीद वीर नारायण सिंह किस जाति के थे, ठीक है, तो शहीद वीर नारायण सिंह आदिवासी जाति के थे। ठीक है, हालांकि मॉडल पेपर में उसको छत्री लिया गया है, तो आप लोग ध्यान देना कि यहाँ पर बिंझवार पार्ट में हमारा क्या बिंझवार, और बिंझवार किस समुदाय में आता है, आदिवासी समुदाय में आता है, इसलिए यहाँ पर आदिवासी ही टेक आउट करेंगे। ठीक है, फिर शहीद वीर नारायण सिंह को छत्तीसगढ़ के किस जिले में फांसी दी गई थी, तो रायपुर के जय स्तंभ चौक में, भाई ये आपको पता है। ठीक है, फिर शहीद वीर नारायण सिंह का जन्म कब हुआ था, तो भाई ये सब चीज़ जानना जरूरी है, क्योंकि वो हमारे छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद हैं। ठीक है, तो देखो, शहीद वीर नारायण सिंह का जन्म हुआ था वो 1995 में, 1795 में। ठीक है, 1795 में, 1795 में। वीर नारायण सिंह जमींदार कब बने, तो वीर नारायण सिंह जमींदार बने 35 वर्ष की उम्र में, ये वाला। ठीक है, तो यहाँ से पूरी रेफरेंस है। फिर हम देख लेते हैं वीर नारायण सिंह को अपने पूर्वजों से कौन कौन से गुण प्राप्त हुए थे, तो इसके सिंपल से आंसर्स प्रिपेयर करते हुए चलते हैं कि वीर नारायण सिंह को अपने पूर्वजों से, तो देखो वीर नारायण सिंह को अपने पूर्वजों से गुण मिले थे, उन्होंने उनका जीवन प्रयत्न पालन किया, मतलब जो गुण उनको मिला था अपने पूर्वज से उसको पूरा पालन किया। वे अन्याय शोषण का विरोध करना, पहला गुण अन्याय और शोषण का विरोध करना। ठीक है, पिता के संघर्षों में उनका अल्पायु से ही देने लगे थे, उनमें अपने पूर्वजों से क्या मिले थे, उनको दृढ़ता, ठीक है, धैर्य, साहस, इस तरीके से गुण उनको प्राप्त हुए थे। ठीक है, अन्याय के खिलाफ लड़ना, धैर्य, साहस, बुद्धिमानी, ये सब चीज गुण उनको मिला था, तो ये गुण को उस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, फिर जमींदार होने के बाद भी शहीद वीर नारायण सिंह की लोकप्रियता के क्या कारण थे, तो सिंपल से फंडा है कि जमींदार होने के बाद भी वो लोगों के साथ जीवन यापन करते थे, वे अपनी हवेली में कम और लोगों के साथ उनकी कुटियों के आसपास ज्यादातर रहते थे, इसलिए उनकी लोकप्रियता के कारण थी। ये इसकी आंसर यहाँ पर लिखोगे। ठीक है, फिर माखन व्यापारी के गोदाम से अनाज को लूटने के पीछे जमींदार के कौन से उद्देश्य थे, आखिर भी वो काबर लूटी थी, तो वो लिखना है, पता होना चाहिए, कहानी में बहुत ज़्यादा रटना नहीं है। देखो, माखन व्यापारी के गोदाम से अनाज को लूटने के पीछे जमींदार का उद्देश्य क्या था, लोक कल्याणी था भाई। ठीक है, हितैषी था, बोल सकते हैं, लोकहित में था या लोक कल्याणी था। तो देखो, सन 1856 में छत्तीसगढ़ में सूखा पड़ा, अभी डेट वगैरह थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, अभी 1856 में। ठीक है, सूखा पड़ा जिसमें लोग दाने दाने को क्या करने लगे, तरसने लग गए। तब उन्होंने क्या किया, माखन व्यापारी से अनाज मांगे, बट माखन व्यापारी ने क्या किया, अभी मना कर दिया। अब मना कर दिए, पहली बार तो मांगे, मना कर दिए, दूसरा बार में तो दूसरा बार उन्होंने क्या किया, क्योंकि लोगों का तो भूख मिटाना था ना, क्योंकि वो जमींदार थे वहाँ के, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, उसका जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने लोगों को भूखे ना मरने दे, इसलिए उन्होंने वहाँ से अनाज का चोरी किए और लोगों को बांट दिया। लेकिन ये चीज़ याद रखना, वो उतना ही चोरी की जितना लोगों को जरूरत था। ठीक, आगे देखेंगे उसका आंसर। देवरी का जमींदार नारायण सिंह का रिश्ते में क्या लगता था, तो देवरी के जमींदार नारायण सिंह के रिश्ते में काका लगता था भाई, ये आपको करना है। वीर नारायण सिंह किस चेतना के संवाहक थे, तो वीर नारायण सिंह
पुनर्जागरण काल में राजनीतिक सामाजिक सचेतना के संवाद थे। राजनीतिक सामाजिक सचेतना, राजनीतिक और सामाजिक, इस तरीके से उसको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, फिर वीर नारायण सिंह में कौन कौन से मानवीय मूल्य दिखते हैं जो उन्हें अद्वितीय सिद्ध करते हैं। ऐसा कौन सा गुण है जो उनको अपने आप में एक मेन बनाता है, अच्छा बनाता है बोल सकते हैं, वो लिखना है। तो इसके आंसर देखो सिंपल सा, वीर नारायण सिंह धर्मपरायण, मृदुभाषी, मिलनसार, परोपकारी थे। ठीक है, क्या थे? मृदुभाषी, मिलनसार, परोपकारी थे। वे अपने गुरुओं से धर्म संबंधी रीति नीति शिक्षा लेते थे। वे शस्त्र विद्या में बाल्यकाल से प्रवीण थे। ये सब चीज़ को लिखना पड़ेगा। सबसे पहले वीर नारायण सिंह मृदुभाषी, मिलनसार, परोपकारी थे। वे अपने गुरुओं से क्या लेते थे? नीति रीति की शिक्षा लेते थे। फिर वे शस्त्र, बाल्यकाल से ही शस्त्र में प्रवीण थे, इस तरीके से लिखना है। और उन्होंने अपने जमींदारी में क्या किया? तालाब खुदवाए, वृक्ष लगवाया, पंचायतों के माध्यम से जन समस्याओं का समाधान किया। इसलिए वे क्या है? अपने आप में उसको अद्वितीय सिद्ध करते, इस तरीके से लिख लेना है। ठीक, शहीद वीर नारायण से निर्भीक, दृढ़ चरित्र और ईमानदार थे, किस घटना से पता चलता है? ये मॉडल पेपर में भी ये क्वेश्चन, तो इसको तो आपको करना ही है। ठीक, तो देखो शहीद वीर नारायण सिंह निर्भीक, दृढ़ चरित्र और ईमानदार थे, इसका उदाहरण माखन व्यापारी के गोदाम को जमींदार द्वारा लूटे जाने पर, मतलब क्योंकि वो निडर थे तभी तो जाके लूटे ना, और ईमानदार थे। इस बात, किस बात से पता चलता है? ईमानदार से है, इस बात से पता चलता है कि वहाँ से उन्होंने चाहता तो सभी को लूट लेते पूरी की पूरी, लेकिन नहीं, उन्होंने उतना ही लूटा जितना कि वहाँ के अपने गांव वालों के लिए, अपने लोगों के लिए उनको जरूरत था। ठीक, फिर वीर नारायण सिंह की विद्रोह की रणनीति क्यों असफल हुई? भाई वीर नारायण सिंह की रणनीति असफल क्यों होगा? क्योंकि उनके अपनों ने ही उनको क्या किए थे? धोखा दिए थे। सिंपल सी फंडा याद रखना यहाँ पर। अब जब अपने ही बेईमान हो तो हम कोई सा भी खेल, कोई सा भी गेम, कोई सा भी बड़ा सा युद्ध जो है कभी नहीं जीत सकते जब अपने बेईमान हो। तो कई उठो इसका उदाहरण। ठीक है, तो और इसमें पूछा जा रहा है अगला, वीर नारायण सिंह जंगलों की ओर क्यों चल पड़े? तो इसके आंसर जो मैं बताया उसको हम समझते हैं अब यहाँ पर। ठीक है, वीर नारायण सिंह की विद्रोह की रणनीति अंग्रेजों की कूटनीति के कारण सफल हो गई। उन्होंने क्या किया था? अंग्रेजों ने यहाँ के लोगों को अपने पास रख लिया था, है ना। कहाँ के लोगों को? मतलब वीर नारायण सिंह के लोगों को अपने में शामिल कर लिया था। 1957 में जब सोना खान पर स्मिथ ने आक्रमण कर दिया तो दोनों पक्षों में घमासान युद्ध हुआ। प्रथम चरण में स्मिथ को भारी नुकसान हुआ, लेकिन कुछ मतलब क्या हुआ? फिर उनको सैन्य शक्ति मिल गया। किनको? स्मिथ को सैन्य शक्ति मिल गया, मतलब गांव के ही लोगों को अपने पक्ष में रख लिया, जिससे उनको क्या करना पड़ा? युद्ध में उनका विजयी हुई, और जिसके कारण वहाँ के मतलब किसको? शहीद वीर नारायण सिंह को जंगल की ओर भागना पड़ा। और जब वो जंगल की तरफ भागे शहीद वीर नारायण सिंह, याद रखना, ठीक है, तब स्मिथ ने क्या किया था? उनके गांव को जला दिए थे। ठीक है, इस तरह उनकी रणनीति जो है असफल हुई थी। पूरी चीज़ों को लिखना है। छत्तीसगढ़ की जनता के बीच वीर नारायण सिंह की आज भी लोकप्रियता के क्या कारण है? अब वही लिखना पूरा, वो मतलब ऊपर में जो पढ़े थे, वे निर्भीक थे, निडर थे, ईमानदार थे, है ना, वो शोषण अत्याचार के विरोधी थे, इस तरीके से उसको पूरी चीज़ों को यहाँ पर लिखना है। फिर माखन के गोदाम से अनाज को लूटने के पीछे वीर नारायण सिंह के क्या उद्देश्य थे? ये पता है भाई आपको। ठीक है, कि वो सहायता करना चाहते थे। फिर 8वां, छत्तीसगढ़ की लोक कलाएं, भाई यहाँ से देख लेते हैं। ठीक, पंथी नृत्य के प्रमुख कलाकार का नाम बताना है तो देवदास बंजारी जी हो जाएगा। फिर अगला देखते हैं, मनुष्य का संपूर्ण चिंतन दर्शन, और इसको चलो छोड़ते, ये हाँ, तुरतुरिया नामक स्थान क्यों प्रसिद्ध है? तो तुरतुरिया नामक स्थान भी आपको प्रसिद्ध क्यों प्रसिद्ध है पता है? रायपुर जिले के तुरतुरिया, देखो इसको रायपुर जिला ही लेना है आपको। ठीक है, क्योंकि बुक में जो दिया रहता है वही आपको लेना रहता है, हालांकि वो आपका अलग जिला आता है, वो अलग बात होती है। ठीक है, रायपुर जिले के तुरतुरिया नामक स्थान में वाल्मीकि का आश्रम माना गया है। ठीक है, तुरतुरिया में किनकी आश्रम है? वाल्मीकि का आश्रम है। यहाँ लव कुश का लालन पालन व शिक्षा दीक्षा हुई है। कहाँ पर? तुरतुरिया पर। आदि शंकराचार्य की गुरु भी श्री गोविंद पाद स्वामी इसी धरती के संत थे, इसलिए यह स्थान प्रसिद्ध है। सिंपल से याद रखना कि वहाँ पर लव कुश का जन्म हुआ था, वाल्मीकि का आश्रम था, इसलिए ये जो है फेमस है, प्रसिद्ध है, आपको लिखना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ी लोकगीतों को अन्य भारतीय लोकगीतों से अधिक विशिष्ट क्यों माना जाता है? तो देखो, छत्तीसगढ़ी लोकगीतों को अन्य भारतीय लोकगीतों से अधिक विशिष्ट इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें धुनों की विविधता है ना। धुनों की क्या है? विविधता। हर एक धुन, मतलब ददरिया की धुन अलग, सुआ की धुन अलग, गौरा, भोजली, जवर, सभी की धुन जो है अलग अलग, और ये गीत अपने आप में मन को क्या कर लेती? मोह लेती करके। मतलब छत्तीसगढ़ी गीतों की तारीफ तो कर रहे हैं भाई, कर देना भर भर के तारीफ इसमें। ठीक है, फिर छत्तीसगढ़ के प्रमुख लोकगीत गायकों के नाम लिखना है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के प्रमुख लोकगीत गायकों के नाम है लाला फूलचंद श्रीवास्तव, भैया लाल, ठीक है, राव बैतल राम साहू, पंचराम मिर्झा, केदार यादव, नर्मदा वैष्णव, कोदूराम वर्मा, शिव कुमार तिवारी, शेख हुसैन,
ओम प्रकाश देवांगन इत्यादि इस सब चीज़ों को लिख सकते हो, ठीक है। फिर किन किन लोक कलाओं को लोक नृत्य की श्रेणी, मतलब कुछ चीज़ों को समझने के लिए ही हमें पढ़ना पड़ता है ताकि हम आंसर्स को लिख पाए। अब ऐसा कौन कौन सा लोक कला जिनको लोक नृत्य उसमें नाचा भी जाता है, तो नृत्य प्रधान होने के कारण लोक कलाओं को लोक नृत्य की श्रेणी में रखा जाता है। जैसे कि पंथी में गाया भी जाता है, राउत नाचा, गेंडी, डंडा, देवारी नाचा, आदिवासी नृत्य, ये सब चीज़ को नृत्य की श्रेणी में रखा गया है, ठीक है। सुवा नृत्य भी वो नृत्य में आता है, ठीक है। हाँ, ये वाला क्वेश्चंस भी है। अभी शक्ति की आराधना जवारा का विस्तार पूर्वक वर्णन करना। भाई शक्ति की आराधना जवारा के बारे में बताना है, उसको सिंपल से सब इसको जानते भी है कि आंसर गांव में वाले लोग हैं, तो उतना आपको रटना नहीं पड़ेगा, चीज़ों को समझते हो। एक बार फिर भी पढ़ लो कि लिखना कैसे है। शक्ति की आराधना जवारा है, ठीक है। नवरात्रि के पर्व में गेहूं के उगे हुए अंकुर के माध्यम से शक्ति रूपा प्रकृति पूरे गांव को बल देती है। मतलब क्या कहते हैं, नवरात्रि के पर्व में गेहूं को अंकुरित करके इसको क्या किया जाता है, प्रकृति के रूप में बड़ा किया जाता है भाई, ठीक है। इसमें गाना बजाना किया जाता है। जब देवी आ जाती है तो महिलाएं क्या करती, केस खोल करके झुकते हैं, इस तरीके से झूमने लगते हैं, इस तरीके से उसको लिखना है सिंपल सा, ठीक है। तो सब जानते हो, इसको देखे हो जवाहरा के बारे में, ठीक है, इसको कर सकते हो। फिर आशु कवित्व से आप क्या समझते हैं, अपने शब्दों में लिखना है। तो 2022 में आ रखे हैं, देख लेते एक बार। आशु कवित्व का तात्पर्य है कि वे कवि जो तुरंत विषय प्राप्त होने पर कविता कर लेते हैं। आशु कवित्व किसको बोलते हैं, जैसे कुछ भी घटना हुआ, कुछ भी चीज़ों को देख के तुरंत अगर वो कविता बना लेते हैं तो उसी को क्या कहते हैं, आशु कवित्व कहते हैं। ये सिंपल से याद रखना। सुआ गीत नृत्य की समय टोकरी में भरे धान के ऊपर शुआ रखने का क्या अर्थ है, 2023 में आ रहा है, देख लेते हैं एक बार। शुआ नृत्य की समय टोकरी में भरे धान के ऊपर शुआ रखने का अर्थ है आत्मा का प्रतीक है। क्या है, आत्मा का प्रतीक है। शुआ अर्थात तोते की प्रतिमा रखकर स्त्रियां उसके चारों ओर वृत्ताकार स्थिति में नाचती गाती है। सिंपल से याद है, आंसर हो गया, आत्मा का प्रतीक है करके। फिर उसको बाकी को पता है नीचे को कि आपको उसमें रख करके वो क्या गाती है, गाना गाती करके। का दो लाइन लिख दो सुआ गीत, अगर आपको पता है तो चेकर खुश हो जाएंगे भाई, हाँ चलो इनको सुआ गीत भी तो पता है करके, है ना। तो वो चीज़ें आपको लिखना है, ठीक। फिर भाव प्रणय नृत्य कौन सा है, स्पष्ट करना है। तो पंथी नृत्य को ही क्या कहा जाता है, भाव प्रणय नृत्य कहते हैं। ये याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। यह सतनाम संप्रदाय के भक्तों द्वारा गाया जाता है, ठीक है। फिर मांदर की थाप और झांझ की झंझनाहट की ध्वनि के मध्य नृत्य होता है। जितनी त्वरित ध्वनि होता है, मतलब जितना ही वो ध्वनि बजता है वैसे ही नाचने वाले लोग एकदम तेजी से नाचते हैं इस तरीके से। और जब ध्वनि धीमी चले तब नाचने वाले, जो नृत्य करने वाले लोग होते हैं वो धीमे नाचते। इन चीज़ों को आपको लिखना है। इसमें गुरु घासीदास जी की महिमा का वर्णन गीतों के माध्यम से, उनके विचारों का प्रचार प्रसार गीतों के माध्यम से किया जाता है। उनको आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, ठीक है। और सबको पता है इसकी आंसर मेरे हिसाब से छत्तीसगढ़ में, ठीक है। छत्तीसगढ़ की 6 लोक कलाओं के नाम, लोक विधाओं के नाम लिखना है, तो ये आप कर सकते हो। फिर अपन आते हैं मरिया भात में। भात ही बोलो इसको क्योंकि वो पूरी पर है। इसमें मेन रोल है सी कुमार का, तो सी कुमार वगैरह को पूरी चीज़ों को पढ़ते हुए आपको यहाँ पर चलना है, ठीक है। तो देखो, ठीक है, तो आप इसको सुन करके भी याद कर सकते हो। आप रेस्ट ले लो, रेस्ट लेने के बाद क्या है, इसको डाउनलोड कर लेना, फिर बाद में भी इसको देख सकते हो स्लॉट बना करके। अगर आप एक बार में देख रहे हो तो अच्छी बात है, ठीक है। चलो, सी कुमार के पिता का नाम क्या है, तो सी कुमार के पिता का नाम आपको लिखना है यहाँ पर, ठीक है। तो सी कुमार के पिता का नाम की अगर बात करें तो उनका नाम है कौन, रामचरण, ठीक है। तो ये हो जाएगा भी, सेम टाइप है तो कंफ्यूज नहीं होना भाई। आती के धोती जाति के लंगोटी का क्या आशा है, इसमें स्वागत करना, फ़ायदा उठाना, नाराज होना, प्रसन्न होना। तो यहाँ पर फ़ायदा उठाना है भाई। आए थे, चलो आगे देखते हैं इसमें। मरिया कहानी के लेखक कौन है, तो मरिया कहानी के लेखक है भाई डॉक्टर परदेसी राम वर्मा, ठीक है। फिर मरिया प्रथा से क्या अभिप्राय, 2023 में आ रखा है, मृत्यु भोज, ये आपको पता है। फिर भिलाई में नौकरी दिलाने के नाम से किसने सी कुमार से छल किया, तो कौन है भाई ऐसे जो छल किए उनको, तो राम नगीना, ठीक है। आंसर नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। फिर किसने कहा अरे घोंचू तुम्हारी आज से छुट्टी, कौन बोले हैं, तो राम नगीना, ठीक है। तो यहीं पर इसकी आंसर भी राम नगीना ही हो जाएगा। फिर डॉक्टर वर्मा की रचना आरूख फूल मध्य प्रदेश सरकार द्वारा खालिस्तान सम्मान प्राप्त है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा माधव राव सप्रे सम्मान दिया गया है, ठीक है। फिर परदेसी राम द्वारा रचित छत्तीसगढ़ी उपन्यास खालिस्तान है, तो आवा,
आवा जो है, ठीक है। फिर उसी तरीके से आप रामचरण को खालिस्तान बीमारी हो गई थी तो लकवा की बीमारी हो गई थी। संझौती मतलब शाम, ठीक है, ये आप यहाँ पर लिख सकते हो। फिर यहाँ से हम क्वेश्चन आंसर करते हैं। रामचरण की लकवे का इलाज अस्पताल की जगह वैद्य के द्वारा क्यों कराना पड़ा? तो देखो, रामचरण की इच्छा के अनुसार उसका इलाज अस्पताल की जगह वैद्य के द्वारा कराना पड़ा क्योंकि सी कुमार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। सिंपल सी बात है भाई कि हॉस्पिटल ले जाने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे, ये आप लिख सकते हो, ठीक है। सी कुमार ने बैठक से क्या विनती की? सी कुमार ने बैठक में विनती की 5 पंचों से कि उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, इसलिए वे पूरे गांव को मृत्यु भोज नहीं दे सकते करके, और इस प्रथा को, इसलिए मेरे जैसे कईयों लोग हैं जिसको परेशानी होगा, इसलिए इस प्रथा को बंद करे करके उन्होंने विनती किया। ये आपको आंसर लिखना है। फिर दुब्बर बर दू आषाढ़ हो गए, मतलब समस्या रही से और दूसरिया समस्या आ जाना, पहले दुब्बर बर दू आषाढ़ कहते, मतलब विपदा में औ विपदा आ जाना, संकट में औ संकट का आना, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 4 बोल रहा है कि सी कुमार किसान से मजदूर कैसे बना? सिंपल सी बात है, इस कहानी को पूरे को लिख दो यहाँ पर भी नंबर के हिसाब से। देखो, सी कुमार को उनके समाज के लोगों ने, उनके गांव वाले लोगों ने मरिया प्रथा के लिए क्या किए, जबरदस्ती किए और उनको खिलाने के लिए बोले। तब सी कुमार को जबरन मजबूरन अपनी खेती को बेच करके गांव वालों को मरिया भात खिलाना पड़ा, जिससे वो उनको क्या हो गए, अब किसान से मजदूर बनना पड़ा। इस तरीके से उसमें लिख सकते हैं, ठीक। सी कुमार की माँ क्या कहते कहते रो पड़ी? सी कुमार की माँ अपने पति का स्मरण करते हुए कहती है कि उसने स्वयं यह गीत बनाया था, दूध दही पीबोन भैया नहीं पीबन दारूला, लेकिन इस सब की विपरीत हो गई। इसके हाथ में मदिरा है और उसका सेवन कर वह पंचायत में बैठ फैसला करने आते हैं। मतलब क्या सोचकर रोने लग गए? तो वे रोने, मतलब वो उनके पति गाना बने थे खुद कि दूध दही पीबोन भैया नहीं पियन दारूला करके, लेकिन वो खुद मदिरा पीने लग गए थे। इस बात को वो याद करके रोने लग गए। गरीब पर सबके चलते, घर वाला वो बाहरी सब गरीबा ठठाते। सी कुमार ने ऐसा क्यों कहा? तो देखो, सी कुमार ने इसलिए ऐसा कहा क्योंकि गांव वालों के बीच उसकी पूरी उम्र गुजरी, उन लोगों ने भी उसका व्यवस्था नहीं समझी, ठीक है। मतलब गरीब पर सबके चलते, तो देखो गांव में ही वो पूरा जीवन यापन किए थे, उनकी आर्थिक स्थिति सब जानते हैं, उसके बावजूद भी लोगों ने क्या किया, मृत्यु भोज के लिए उसको जबरदस्ती की है, ठीक है। और मजबूरन उसे अपने खेत बेच करके क्या करना पड़ा, मरिया भात खिलाना पड़ा, इस तरीके से, या मृत्यु भोज खिलाना पड़ा, ये आपको लिख लेना, ठीक। फिर अगला चलते हैं हम चैप्टर नंबर 10 पर। भाई, एक था पेड़ और एक था ठुंड। यहाँ से आप क्वेश्चन आंसर पूरा को प्रिपेयर करते चलो भाई कि ठुंड किसका प्रतीक है, तो ये आपको पता है, ठीक है। ठुंड जो है यहाँ पर आप लिख सकते हो, ठुंड जड़ता का प्रतीक है, ठीक है। किसका? ठुंड की दृढ़ता, निर्जीवता तो जड़ता। खिड़की से लेखक को सर्वप्रथम क्या दिखाई दिया? तो बांस का पेड़, ये करेंगे। लेखक कहाँ ठहरा था? होटल में, महल में, मकान में, झोपड़ी में, ये आपको टेक आउट करना है। सूखा वृक्ष देखकर लेखक को कैसे लगा? जैसे कोई क्या हो, कंकाल हो, पेड़ का कंकाल हो, इस तरीके से। फिर हम चलते हैं यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे विचार लचीले और समन्वयवादी क्यों होना चाहिए? तो सिंपल सी बात है भाई कि हमारे विचार लचीले और समन्वयवादी होना चाहिए क्योंकि जीवन, यही जीवन की पूर्णता है ना। अगर हम व्यापार में लचीलापन रखते हैं तो वहाँ पर प्रेम भाव क्या होती है, बढ़ती है, ठीक है। और एक बार हम अपने विचार में कठोर वचन बोल देंगे तो बोली गई वचन क्या है, कभी भी वापस नहीं आती है। इन चीज़ों को इस तरीके से आप बना के इसको लिख सकते हो, ठीक है। दृढ़ता और जड़ता में फर्क को पाठ में किस प्रकार बताया गया, उदाहरण के साथ स्पष्ट करना। तो देखो, इसको तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा एक बार। दृढ़ता जीवन का आधार है, ठीक है, क्योंकि जीवन वह है जो समय पर अड़ भी सकता है और समय आने पर क्या हो सकता है, डट भी सकता है। व्यवहारिक जीवन की आवश्यकता है कि मनुष्य में लचीलापन हो, लेकिन जो व्यक्ति परिणाम को सोचे समझे बिना परंपरागत आदर्शों सिद्धांतों पर अड़े रहते हैं, वास्तव में वे क्या होते हैं, निरुपाय होते हैं, निर्थक जीवन जीने की विवश होते हैं। इस तरीके से इसको लिखना पड़ेगा। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को आपको पढ़ना पड़ेगा कि, है ना, समझ जाओगे एक बार तो उन चीज़ों को लिख सकते हो। फिर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार के लिए। एक था पेड़ और एक था ठूंड, पाठ के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करना है, ठीक है। तो एक था पेड़ और एक था ठूंड शीर्षक अपनी सार्थकता स्पष्ट करता है क्योंकि उन्होंने मनुष्य स्वभाव की तुलना बांस के हरे भरे पेड़ और ठूंड से की है, ठीक है। मनुष्य के स्वभाव की तुलना इस पाठ में किससे किया गया है, जो बांस
के हरे भरे पेड़ थे उनसे किया गया है। ठीक है, ठुंठ निर्जीव जड़ता और विश्वास का प्रतीक है। जीवन में जो व्यक्ति बिना सोचे समझे परंपरागत आदर्शों और सिद्धांतों पर अड़े रहते उनके जीवन क्या होता है, निरर्थक होता है। बिना सोचे समझे मतलब पुरानी बातों पर अड़े रहते, नहीं है होगा मतलब होगा, ये हो ही मतलब हो ही, है ना। तो वो इस तरीके से उसको क्या क्या है, दृढ़ता का बोला गया है भाई उसको। तो इस तरह से पूरे को पढ़ के आपको लिखना है। आज की परिस्थिति में एक आदर्श व्यक्ति के जीवन की क्या क्या विशेषताएं हो सकती है उसको लिखना है। ठीक है, तो एक आदर्श व्यक्ति की बात करें, एक अच्छे व्यक्ति की बात करें तो समन्वयवादी विचार होना चाहिए उनका, परोपकारी व नम्रता, परोपकारी होना चाहिए मतलब दूसरों की मदद करने वाला चाहिए। उनके विचार और वचन में ये जो बोल रहे हैं उसमें एकदम नम्रता होनी चाहिए, एकदम नम्र विनम्रता से बात करनी चाहिए। सत्य की पहचान दृढ़ता से करने में मतलब सत्य की पहचान करने में सक्षम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी आ रहा है उल्लू बना के चले गया, ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। आदर्श व्यक्तियों के व्यवहार कसौटी में कसने में सक्षम होते हैं, इस तरीके से उसको करना रहेगा। ठीक, फिर मैं लेखक कैसे बना। ठीक है, मैं लेखक कैसे बना चैप्टर भी कंप्लीट करो भाई आप लोग। क्या है मैं लेखक कैसे बना पाठ के लेखक कौन है, तो इसके आंसर क्या हो जाएगा भाई, अमृतलाल नागर। ठीक है, सा जो है करेक्ट हो जाएगा। फिर नागर जी की गुरु का नाम क्या था, नागर जी के गुरु का नाम था भाई शरद चंद्र। ठीक है, कौन, शरद चंद्र। फिर कवायद शब्द किस भाषा से संबंधित है, तो कवायद जो है उर्दू से है। ठीक है, तो उर्दू इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, सबको पता है। जलियांवाला कांड कहाँ हुआ था, तो जलियांवाला कांड जो है भाई आपका अमृतसर में हुआ था भाई, ये कर लेंगे। फिर लेखक ने साहित्य को क्या न बनाने की बात की, तो टके कमाने का साधन न बनाने की बात करिए, ये आपको लिखना होगा। ठीक है, तो बहुत अच्छे से इसको करते हुए चलना है आपको ताकि आप पूरी चीज़ों को समझ पाओ। फिर इस यहाँ से खाली स्थान वगैरह को भी आप देख लेंगे। ठीक, फिर मैथ्स कॉलम आपको प्रिपेयर करना है, तो मैथ्स कॉलम सभी को कोशिश करो कि कर लो और यहाँ से आंसर इस तरीके से मैच कर लो। अब यहाँ से लेखक बनने के लिए शरद बाबू की क्या क्या सुझाव थे, लेखक बनने के लिए शरद बाबू के क्या क्या सुझाव थे, तो लेखक बनने के शरद बाबू के सुझाव थे कि जो भी लिखना अपने मन से लिखना, याद रखना ना, मैं उसको थ्योरी को पढ़ रहा हूँ आपको, जो भी लिखना उसको अपने मन से लिखना, पहला बोले। और दूसरा, लिखने के बाद तुरंत किसी को मत बताना, उसको कुछ महीने के लिए रह देना और सुधार खुद ही करना है उसमें। और कभी भी और क्या क्या लेखक बनने के लिए सुझाव दिए कि पैसा मतलब कि कभी भी अपनी कलम से किसी की बुराई मत करना, ये 3 पॉइंट याद रखना। कभी भी अपनी कलम से किसी की बुराई मत करना, निंदा मत करना, इन चीज़ों को यहाँ पर लिखा गया। और आगे यहाँ पर और बोला गया है कि आप जितना कमाए हो उसमें से कुछ पैसा बचाओ, अगर बचा नहीं सकते पैसा तब किसी से ककरो करा उधारी भी तो नहीं मांगना है। ये उन्होंने लेखक बनने के क्या बताए हैं, सिद्धांत बताए हैं शरद बाबू के। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, साहित्य को टके कमाने का साधन कभी नहीं बनाना चाहिए, ये कहने के पीछे क्या विचार। सिंपल सी बात है प्रश्न भाई, साहित्य को टके कमाने का साधन कभी नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि साहित्य जो है समाज, साहित्य से ही समाज का क्या है, साहित्य समाज की आईना होती है। साहित्य से ही लोग जो है सीखते हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। अगर साहित्य को अगर हम पैसे कमाने का साधन बना देंगे तो उसमें हम अपने मन से या उन विचारों को नहीं लिखेंगे जो समाज के लिए जरूरी हो। इसलिए साहित्य को टके कमाने के साधन नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि हम पैसा में अगर लिखेंगे, मान के चलो मैं क्या करो बार लिखूं, तो जैसे बोली कहानी वैसे कहानी तो मैं लिखूं ना, वो जैसे बोली वैसे ही करूं, है ना। जो बुराई लिखल बोले वो बुराई लिखूं, जो अच्छा लिखल बोले वो अच्छा। लेकिन अगर मैं बिना पैसे के लिखूंगा तो अपने मन से लिखूंगा और समाज को पूरा समर्पित करके लिखूंगा। इसलिए साहित्य को टके कमाने का साधन नहीं बनाना चाहिए। इसमें इस प्रकार के आंसर आपको लिखना पड़ेगा। हालांकि आप यहाँ पर मैच कर सकते हो। हाँ, ये वाला मॉडल पेपर में भी है। 5 कौड़ी बाबू द्वारा शरद बाबू के लिए कही गई बातें कौन कौन सी थी। देखो ऊपर में जो मैं थ्योरी में बताया था भैया, वो आपका किस में है इस बार, पॉइंट में। तो जो भी लिखना अपने अनुभव से लिखना और अपनी लिखी हुई रचना को तुरंत कोई मत दिखा, वरना तुरंत दिखा देवे तो दिमाग खराब कर दिया, ऐसे कर रही थे चलो ऐसे कर रही थे, है ना। ओकर सच्चा उसको रहने दो, खुद ही आप सुधार करो। ठीक है, खुद ही सुधार करो, क्योंकि बाद में आपको समझ आता है नहीं इसको ऐसा करना था, नहीं इसको ऐसा करना था, आता है ना, इसलिए खुद ही सुधार करना है। और तीसरा, अपनी कलम से किसी का भी निंदा बुराई मत करना, ये बोल रहा है भाई, सीधी बात है, उस चीज़ों को यहाँ पर लिख देना है। ठीक, फिर अपन चले जाते हैं चैप्टर नंबर 12 जेब कतरा पर। इसमें से जितना चैप्टर कराया जा रहा है जो आने लायक है, इसलिए उन्हीं को रखा गया है।
तो उतने क्वेश्चंस को आप प्रिपेयर करते चलेंगे। तो जेब कतरा पाठ के लेखक कौन है भाई, उसको आपको करते हुए चलना है, ठीक है। जेब कतरा के पाठ के लेखक करना है। फिर अगला, जेब कतरा ने पैसे किसे भेजे थे, ये तो इसके आंसर तो आपको पता है। लेखक जेब कतरा कैसे बना है, ये करना है। जेब कतरा पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है, इन सभी क्वेश्चंस को आप प्रिपेयर कर लेंगे। और उसी तरीके से इन खालिस्तान को भी, ठीक है। और खालिस्तान के आंसर यहाँ से आप देख सकते हैं। फिर हम चलते क्वेश्चन आंसर पर। क्वेश्चन आंसर क्या बोल रहा है भाई, जेब कतरा ने लेखक की माँ को पैसे क्यों भेजे भाई। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर जो जेब कतरा है, लेखक की अम्मा ला उखर मम्मी ला पैसा काबर भेजे से, ठीक है। तो सिंपल से आपको बताना है यहाँ पर, लेखक की माँ को जेब कतरा ने पैसे इसलिए भेजे क्योंकि वह खत पढ़ लिया था, है ना। उसने वह खत पढ़ लिया था जिसमें लेखक ने नौकरी छूट जाने के कारण पैसे ना भेजने की बात दी। मतलब जेब कतरा क्या करी से, लेखक के पर्स चोरी से। तो पर्स में चिट्ठी रही से, पत्र रही से, जेमा वो लेखक लिखे रही से कि मम्मी मैं इस बार, माँ मैं इस बार पैसा नहीं भेज पाऊँ काबर की वो नौकरी छूट गई करके। तो वही लोगों कौन पढ़ ली, जेब कतरा पढ़ ली, इसलिए जेब कतरा ने लेखक की माँ को पैसे भेज दिए, ठीक। जिसकी नौकरी छूट गई हो उनके लिए 9 रुपये 900 से कम नहीं होते हैं। लेखक ने ऐसा क्यों कहा भाई, सिंपल सी बात है, इसको समझते हैं, आपको पता है, ठीक है। जिसकी नौकरी छूट गई हो उनके लिए 9 रुपये 900 से कम नहीं होते, अर्थाभाव में एक पैसे की कीमत होती है। मतलब अगर आपके पास पैसे की कमी है तो 1-1 रुपया का आपको कीमत रहेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा आपके पास पैसा है तो उन पैसों की कीमत नहीं रहती है। इस तरीके से इसमें आपको लिख देना, ठीक है। लेखक और जेब कतरों में आपको क्या समानता दिखाई देते हैं। लेखक की नौकरी छूट गई तो वह बेरोजगार हो गया था, जबकि जेब कतरा भी बेरोजगारी के कारण अपने जीवन निर्वाह के लिए क्या करता था, चोरी करता था, जेब काटता था। इस तरीके से आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक। जेब कतरा कहानी पढ़ने के बाद आपके मन में कौन सा भाव जागृत होते हैं उसको लिखना है। तो सिंपल से भी इसको आपको कैसे करना है कि जेब कतरा कहानी मानवीय संवेदनाओं से क्या है, युक्त है। वर्तमान समय में शिक्षित समाज में बढ़ती बेरोजगारी ने जिस अवसाद को जन्म दिया है वह हमारे मन को कहीं ना कहीं क्या करते, गहरे तक छू लेती है। कहानी के माध्यम से लेखक ने समाज में इस समस्या को, मतलब बेरोजगारी की समस्या को, जेब कतरा कहानी पढ़ने के बाद मन में कौन सा भाव जागृत होता है। तो जेब कतरा कहानी पढ़ने के बाद मन में ये भाव जागृत होता है कि समाज में आज ऐसी स्थिति आ गया है कि लोगों में बेरोजगारी की समस्या बढ़, उस बेरोजगारी की वजह से मजबूरन उसे अन्य काम करना पड़ रहा है, या तो कुछ ऐसे भी काम करना पड़ रहा है जीवन यापन के लिए जो सही नहीं है करके, ये आपको लिखना पड़ेगा। आपके हिसाब से कौन कौन से काम गलत है जिन्हें हमें नहीं करना चाहिए। तो ये बहुत चीज़ है भाई, आपके हिसाब से बोला गया तो आप इन सब चीज़ को फॉलो कर सकते हो। फिर हमारा गोदोली चैप्टर देख लेते हैं भाई। गोदोली चैप्टर को पूरे आपको ये खालिस्तान वगैरह करते चलना है यहाँ के हिसाब से, ठीक है। फिर हम इसकी क्वेश्चन आंसर पर चलते हैं। युवक की बात पर गाटरबी को विश्वास क्यों नहीं हुआ। तो युवक की बात पर गाटरबी को विश्वास इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उसकी कहानी पर यकीन हो सके ऐसा कोई साक्ष्य गाटरबी को नहीं मिला, ठीक है। मतलब युवक को गाटरबी की बात पर यकीन नहीं हो रहा था क्योंकि वो उन्होंने ऐसा कोई साक्ष्य पेश ही नहीं किया कि उसको यकीन हो जाए करके, ये आपको यहाँ पर लिखना रहेगा, ठीक है। फिर गाटरबी को कैसे विश्वास हुआ कि युवक सच बोल रहा है। तो यहाँ पर ये लिखेंगे कि युवक जब बेंच से उठ गया तो उसके बगल में गाटरबी को नए रैपर में लिपटी हुई कोई वस्तु जमीन पर पड़ी मिली। वह वस्तु साबुन की टिकिया है। यह देख उसे युवक पर विश्वास हो गया, ठीक है। विश्वास कैसे हुआ, वो साबुन की टिकिया देखे तब उनको विश्वास हुआ। ये सिंपल मेन चीज़ को याद रखना है ना आपको, फिर उसको बना के लिख लेंगे। फिर कहानी सुनाने के बाद लेखक, तो ये मॉडल पेपर में है। निस्तब्धता क्यों छा गई, निस्तब्धता इसलिए छा गई थी क्योंकि लेखक सोचने लग गया था कि भाई विश्वास कराऊं कि नहीं कराऊं करके, ठीक है। विश्वास करूं या ना करूं करके वो सोचने लग गए थे, ठीक है। फिर उन 4 बिंदुओं को लिखे जहां पर गोदोली कहानी परिस्थितियां बदलती है। तो ये 23 में आ रहा है कि भी वो भी तीनों सेट में, तो हम इसको छोड़ दें। आप चाहो तो इस क्वेश्चन को भी कर सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ से हमारा जितना भी क्वेश्चन आंसर है वो खत्म होता है, किसमें से, गद्य में से। अब यहाँ पर आएगा हमारा क्या, पद्य। तो चलो भाई हम फाइनली इसको भी स्टार्ट करते हैं, किसको, पद्य को। तो पद्य में बहुत ज़्यादा नहीं देखेंगे बट डील कैसे करना है, क्योंकि कौन सा है ये चैप्टर्स हमें कंफर्म होती नहीं है ना। तो हम जो है एटलीस्ट जैसे कि कोई भी आ जाएगा, मान के चलो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन ही आ गया। देख आयत चंद्रग्रहण देखता हूँ क्या दृश्य में, मेड़ पर इस खेत को बैठा अकेला, इस बीते के बराबर, एक बित्ते के बराबर, यह हरा ठीना चना। तो देखो इसको जो लिखा हुआ है उसी को समझाना होता है, बहुत ज़्यादा नहीं करना होता। तो आप एक काम करना,
छोड़ना बस नहीं है भाई, ये दिमाग में रखो कि जो भी है उसको आपको उसको समझ करके कि एक्चुअल में क्या बोलना चाहते हो उसको लिखना। देखो जब मैं चंद्रघना से लौट रहा था, तो वही लिखा था वहां पर भी, है ना। ये देखो ना भाई, यहाँ पर लिखा था देख आया चंद्रघना, जब मैं चंद्रघना से लौट रहा था तो खेत की मेड़ पर बैठकर मैंने अकेले में जो देखा इस दृश्य का वर्णन कर। खेतों में चने के हरे पौधे को देख ऐसा लगता है मानो उसके सिर पर गुलाबी पगड़ी सजी हुई है भाई। उसमें पूरे पढ़ोगे कविता में तो चीजें लिखा हुआ है। पौधे की ऊंचाई जो है 1 बित्ते के बराबर है, ठीक है। बीच बीच में अलसी के पौधे हैं जो बहुत नाजुक है, ऐसा लगता है कि पतली व लचीली कमर वाली अलसी है और उसकी शोभा को बढ़ा रहा है करके इस तरीके से सिंपल से लिखना उसी को पढ़ करके, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखो मानवीकरण अलंकार, जितना भी प्रकृति वाला रहता है वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है, तो वो कर देना। और ऐसे ही आपको क्या मिले, इस तरीके से बीच में आपको मिलता है योजक चिन्ह, ज्वाइंटर बोल सकते हैं, तो फूले फूले हो, है ना, तो वहाँ पर क्या होता है अनुप्रास अलंकार होता है। तो ये विशेषता में जरूर लिख देना, मानवीकरण पहचानने को बता दे, जहाँ भी नदी पर्वत प्रकृति का वर्णन हो, मतलब वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होगा, मतलब होगा, उसको बोलते ही है, ठीक है। तो इन तरीक़े से आप लिख लोगे, ठीक है। तो इसी तरीके से डील आउट करना है आपको, तो एटलीस्ट आप किसको करोगे, तो मॉडल पेपर में जो आपका पद्य दिया हुआ है उन पद्यों को आप जरूर कर लेंगे, ठीक है। फिर हम चलते हैं भाई, बादल को गिरते देखा, तो इसको भी 2020 में आ रखे, तो इसको भी आप प्रिपेयर कर लो, यहाँ से सेम पढ़ के लिखना है, बहुत बड़ी बात नहीं करना है, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को आप प्रिपेयर करेंगे। मैं सीधा सीधा आपको स्टार्ट करता हूँ कहाँ से, कविता वाले पोर्शन से। तो यहाँ पर जो जो आए रखे हैं जिसके आने की संभावना है, मैं उसको ऑलरेडी इसमें रखा हूँ, इसलिए इन क्वेश्चंस को जरूर प्रिपेयर करना। जैसे कि ये वाला सदियों की ठंडी बुझी राग सुखबुगावनी उठी, इस तरीके से इन सब चीज़ को आप जरूर करोगे। ये 23 में आ रखे, तो आने लायक क्वेश्चन उसको रख दिया गया है, ठीक है। अब हमारा यहाँ से हम क्वेश्चन आंसर्स को स्टार्ट करते हैं, ठीक। ठीक, तो चंद्रघना कौन है ये आपको करना है भाई। यहाँ पर रीवा क्या है, रीवा शहर का नाम है, पक्षी का नाम है, नदी का नाम है, उसको गगन का क्या होगा, गगन किसको बोलते हैं, अंबर को, बादल को, व्यम को, आकाश को। कन्फ्यूजन तो बड़ा है भाई यहाँ पर। ट्रेन शब्द कौन सा, दिसद है, विसेजी है, मुरैठा क्या है। इन सभी क्वेश्चंस को आपको करना पड़ेगा, ठीक है। आंसर्स हो सके तो प्रिपेयर कर लो, नहीं मिलेगा तो इसकी आंसर्स बता दिया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखो, अलसी के मनोभावों का वर्णन करना है, अलसी के बारे में बताना है यहाँ पर। तो सिंपल समझ लो, अलसी के पौधे पतले होते हैं और वे कहीं भी उग जाते हैं, इसलिए कवि ने उसे हटीली और जिद्दी कहा है। कहीं भी उग जाते हैं, पतले होते हैं, और पतली होने के कारण उससे पतली कमर या लचीली कमर की भी संज्ञा दी गई। ये चीज़ें तो पता होना चाहिए। अब देखो, अन्य पौधे के साथ उग जाती है, या क्या होती है, अन्य पौधे के साथ उग जाते हैं और उसकी सुंदरता को बढ़ा देते हैं, और इसके नीले फूल जो है इसकी सुंदरता का और भी क्या करते हैं, 4 चांद लगा देते हैं। ये आपको यहाँ पर लिखना होगा, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखो, विजन किसी व्यापारिक नगर से भाई क्यों श्रेष्ठ है। विजन की बात करें तो एक ऐसे घर की बात करो जो जंगल के किनारे हैं, एकदम शांत जगह में, और एक विजन मतलब एक शहर जहां भीड़ भाड़ कोलाहल पहुंच जाते हैं। तो उसी चीज के बारे में अंतर बताना है। तो देखो, घनी आबादी व कोलाहल से दूर शांत सुगम या स्थान को सर्वश्रेष्ठ इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यहाँ पर क्या होते हैं, विजन की बात करें तो विजन में शांत वातावरण रहता है, वहाँ की वातावरण से सुगंध आती रहती है, जबकि वहाँ पर व्यापारिक नगर में कोलाहल पहुँच जाता है, विभिन्न प्रकार के प्रदूषण है। इस तरीके से इसको आप लिख लेंगे, ठीक है। काले माथे वाली चिड़िया किस तरीके से मछली पकड़ती है। तो काले माथे वाली चिड़िया तालाब के ऊपर पंख फैलाए मंडराती रहती है, ठीक है, तालाब के ऊपर मंडराती रहती है, और जल की सतह पर मछली को देखते ही झपट्टा मारकर अब उसे अपनी चोंच में दबाकर उड़ जाती है, ठीक है। तो सिंपल सी बात, काले माथे वाली चिड़िया देखना है, तालाब तरिया चले जाना है, एक दिन तरिया बोलते हो ना, क्या बोलते हो बताना, तरिया के ऊपर या तालाब के ऊपर में ऐसे चिड़िया, छोटी चिड़िया रहती है, वो उड़ती रहती है। जैसे ही पानी में कोई हलचल आता है तो अपने चोंच से आती है और चोंच से क्या करते हैं, दबा के उड़ जाती है। इस तरीके से उसको लिख लेना है भाई। यहाँ पर बांधे मुरैठा शीश पर इस पंक्ति के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं। तो देखो, बांधे मुरैठा शीश पर इस पंक्ति के माध्यम से, मुरैठा मतलब पगड़ी, चने के पेड़, चने के फसल को देख करके कवि कहते हैं कि उसकी फूल ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो कि कोई उस पगड़ी बांधे हो, है ना। इस तरीके से उसमें लिख देना है भाई, चने के वाले को, इसी को तो बताया गया है। देखता हूं मैं स्वयंवर हो रहा, प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है, इन पंक्तियों के माध्यम से आपको कराना है। तो देखो, सिंपल से इसके आंसर बता रहा हूं, सुन लो, फिर आंसर भी चलो मैं दिखा देता हूं, आप सुनते भी चलेंगे, ठीक है। देखो, प्रकृति क्या परिवर्तनशील है, जैसे ही अब क्या फागुन मास के आगमन के साथ ही ग्रीष्म ऋतु का आगमन होना, जैसे ही मतलब वो फागुन महीना मतलब होली तिहार आते हैं,
है ना। मतलब होली तिहार जब भी आई उसके बाद गर्मी आने लग जाते ना, तो वही तरह समय के वर्णन होते। जैसे ही फागुन मास का आगमन होता है, का आभास होता है, खेत में पकी हुई पीली सरसों जब फगवाई हवा के कारण लहराती है। देखो अभी की बात करो, अभी सरसों पूरा फूले हुए हैं, है ना। तो ये सिंपल से लिखो, जब ग्रीष्म, प्रकृति क्या परिवर्तनशील वो बदलते रहता है। जब जैसे ही फागुन मास के आगमन के साथ ही, जैसे ही फागुन मास आने वाला रहता है और उसके बाद ग्रीष्म ऋतु आने वाला रहता है, होता है, ये बोल देना। फिर अभी जो खेतों में सरसों के फूल, इस तरीके से लिखना, सरसों के फूल लहराते हैं, तो ऐसा लिख रहा है मानो उनकी आंचल जो है हिल रही है, इस तरीके से उसको आपको बताना पड़ेगा। फिर प्रेम की प्रियभूमि को अधिक उपजाऊ क्यों बताया गया, तो प्राकृतिक संपदा से परिपूर्ण या निर्जन भूमि प्रेम से परिपूर्ण है। निरंतर जल का प्रवाह इस भूमि को क्या बनाती है, उपजाऊ बनाती है। इस तरीके से इसमें आपको लिखना है, ठीक है। फिर आगे हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भाई बगुला समाज की किस वर्ग का प्रतीक है, उनकी किन विशेषताओं को रेखांकित करता है। ये वाली क्वेश्चंस को आप चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो छोड़ सकते हो। फिर बादल को घिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है कि कवि कौन है, उसको आपको टिक आउट करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट है, बादल शब्द का पर्यायवाची कौन सा होगा भाई, ठीक। फिर मोती शब्द क्या है, कस्तूरी मृग क्या है, पावस शब्द का अर्थ करना है आपको, तुहिन शब्द का अर्थ करना है, बालारूट शब्द का, ये सब क्वेश्चंस पूछे गए हैं और इन क्वेश्चंस को आपको करना ही है, ठीक है। फिर मानसरोवर के कमल को स्वर्णिम कमल कहने का क्या है। सिंपल से एकदम आंसर बताता हूँ, एकदम सटीक वाला, एकदम ध्यान से सुनना है, ठीक है। तो देखो सिंपल से क्या करते हैं, जब सुबह सुबह जब सूर्य का प्रकाश किस पर पड़ती है, सुबह के समय जब किस पर, कमल पर क्या रहती है, उस पर ओस की बूंदें रहती है, और उसी समय जब सूर्य का प्रकाश किस पर पड़ती, कमल पर पड़ती है, तो वो चमकने लगता है, और वो चमकता हुआ ऐसा दिखाई देता है मानो क्या हो, वो सोन हो, है ना। सोन मतलब स्वर्ण, सोने के जैसे चमकता है, इसलिए उसको कवि ने स्वर्णिम कमल कहा है करके बोल सकते हो, लिख सकते हो। बादल को घिरते देखा है कविता के प्रकृति चित्रण को अपने शब्दों में लिखना है भाई। तो बसंत ऋतु जो है मंद मंथर गति से वायु प्रवाहित होती है। कवि वर्णन करते हुए कहते हैं कि सूर्य की अरुणाभ लालिमा से सारा आकाश क्या आच्छादित है। पर्वतों की चोटियों पर इन किरणों के पड़ने से चारों ओर क्या होते हैं, स्वर्णिम आभा बिखरते। तो फिर वो स्वर्णिम कमल को बता दो। बादल को घिरते देखा है, तो इस वाले में पूरा का पूरा आप बसंत ऋतु के आगमन में ही, जैसे सिंपल से याद रखो, बसंत ऋतु का आगमन है, जैसे कि अभी बसंत ऋतु फरवरी माह बसंत ऋतु का रहता है। सुबह सुबह क्या होता है, एकदम धीरे धीरे ठंडी हवा चलती रहती है, ये बोल सकते हो। कवि वायु इस सब का वर्णन करते हुए कहते हैं कि, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको बहुत ज़्यादा रटना नहीं है ना, बस पढ़ लेना है। वो इसमें देखो स्वर्णिम कमल को भी डाल दो, और देखो ये चकवा चकवी वाला पोर्शन को भी डाल दो। स्वर्णिम कमल को डाला हुआ है, इस चकवा चकवी को डाल दो एक्स्ट्रा, कि प्रातः काल में सूर्य के आगमन से ये क्या होते हैं, चकवा चकवी जो रात में बिछड़ जा रहे थे वो सुबह मिलते हैं, उनके बारे में यहाँ पर लिखना है। फिर कवि चकवा चकवी दो, फिर से आ गया चकवा चकवी, तो यहाँ पर उसको लिख देना है कि कवि ने चकवा चकवी के प्रेम को अभिव्यक्त किया है कि चकवा चकवी रात्रि में क्या हो जाते, अलग रहते हैं, अर्थात उनका वियोग हो जाता है, मगर जैसे ही सूर्य का प्रकाश आता है वो पुनः मिल जाते हैं। इस तरीके से उनके बारे में वर्णन किया है करके लिख लेना। फिर कवि ने कस्तूरी मृग का उल्लेख किस संदर्भ में किया, इसको लिखना है। तो भाई ये भी मॉडल पेपर में क्वेश्चन है, ऑलरेडी आपको पता है ना। कस्तूरी मृग की नाभि से जो उन्मादी सुगंध निस्तृत होते रहता है, उसे प्राप्त करने के लिए भी इधर उधर दौड़ते हैं। मतलब कस्तूरी मृग के नाभि से जो सुगंध निकलते रहते हैं, उसको प्राप्त करने के लिए बेचारा क्या करते रहता है, इधर उधर दौड़ते रहते हैं, उसको पता नहीं रहता कि वो सुगंध उसके ही अंदर से आ रही है करके, ठीक है। तो इन चीज़ों को यहाँ पर लिखना है। फिर कवि ने बसंत ऋतु के दृश्य का चित्रण किया है, अपने शब्दों में लिखना है। तो यहाँ पर देखो बसंत ऋतु लाना है, आपको 3 चीज़ बताना है। बसंत ऋतु का है, जैसे कि अभी बसंत ऋतु है, ठंड, तो सुबह सुबह एकदम ठंडी हवा चल रही है और प्रकृति बहुत ही मनोरम लग रहा है। और यहाँ पर किसकी बात कर ले, यहाँ पर आप सरसों के फूल का भी बात कर सकते हो। सरसों के फूल ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो क्या है, उसकी आंचल हिल रहा हो, इस तरीके से कर सकते हो। फिर यहाँ पर सरोवर में पड़ने वाले स्वर्णिम कमल को बता सकते हो, चकवा चकवी के बारे में बता सकते हो, सब चीज़ को यहाँ पर डाल सकते हो, क्योंकि एक बार आप आंसर पढ़ लेते हो तो वो चीज़ें आपके लिए आसान होती जाती है, ठीक है। फिर ये वाला क्वेश्चन, शैवाल को हरी दरी क्यों कहा गया। तो सरोवर के किनारे जो शैवाल बिछे हुए हैं उन्हें देखकर कवि कल्पना करते हैं कि मानो वो क्या है, दरी के समान होकर के, काई को जो रहता है उसको, ठीक। तो इन क्वेश्चंस को आप कर लेंगे। फिर अगला हमारा चलता है भाई जनतंत्र का जन्म।
ठीक है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। विश्व का सबसे बड़ा जनतंत्र कौन सा है भाई? आपको पता है भारत का जनतंत्र विश्व का। गवाक्ष शब्द का अर्थ क्या है? तो गवाक्ष क्या हो जाएगा? खिड़की हो जाएगी, ये आपको भी पता है। सिंहासन खाली करना, मुहावरों का अर्थ क्या है? तो सिंहासन खाली करने का मुहावरों का अर्थ है क्या? सत्ता छोड़ना की बात हो रही है। जनतंत्र का जन्म पाठ के लेखक कौन है? तो इसकी आपको लिखना पड़ेगा भाई जी, जनतंत्र जन्म पाठ का लेखक कौन है करके, ठीक है। तो उसके लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। फिर जनतंत्र से आशय क्या है भाई? जनतंत्र राजा का शासन कि प्रजा का शासन, कि जनता और राजा दोनों का शासन? तो यहाँ पर प्रजा का शासन हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर जनतंत्र का जन्म किस गुण का है? किस गुण है इसमें? माधुर्य गुण, प्रसाद गुण। तो इन चीज़ों को, सभी गुण को आप पढ़ लो जा करके, चैनल पे डला हुआ है एक बार, क्योंकि इसका अलग से ग्रामर बना हुआ है ना। प्रसाद गुण क्या होती है, माधुर्य गुण कब होती है, ओज गुण क्या होती है, तो इन चीज़ों को आप समझ पाओगे। तो यहाँ पर कौन सा होगा? ओज गुण होगा, ठीक है। फिर जनतंत्र का जन्म किस रस में? तो रस की अगर बात करें तो आपको समझना पड़ेगा, हंसी आती है, रौद्र आती है, वीर आती है, अद्भुत रस है। तो ये यहाँ पर इसकी आंसर क्या हो जाएगा? आंसर क्या लिए इन लोग? वीर रस, ठीक है। फिर ये पूरी चीज़ें खालिस्तान वगैरह को आपको प्रिपेयर करते चलना है और इसके आंसर यहाँ से देख सकते हैं। फिर उचित संबंध भी करेंगे क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो रही है, मुझे पता है ना। तो उन चीज़ों को हमें मैनेज करना है और एक ही वीडियो में पूरी तरीक़े से एक जगह से आपको पूरी चीज़ें आपको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। अभिषेक आज राजा का नहीं प्रजा का है, किस अवसर के लिए कहा गया? तो यहाँ पर देखो, अभिषेक आज राजा का नहीं प्रजा का है या किस अवसर के लिए कहा गया है? तो भारत में गणतंत्र की स्थापना हो इसलिए राजा का अभिषेक करने के लिए कहा गया। ये सिंपल से इसकी आंसर हो जाएगी, ठीक है। फिर अगला, जब जनता की भौहें क्रोध में तन जाती है तो क्या क्या होता है ये बताना है। तो जब जनता की भौहें क्रोध में तनती है तो परिवर्तन की आंधी चलने लगती है। ये सिंपल सा मेन चीज़ है, इसको आपको याद रखना है कि जब जनता क्रोध हो जाते, गुस्सा हो जाते तो भाई परिवर्तन, जैसे कि मान चलो आप सरकार से गुस्सा होगा, सीधा परिवर्तन बदलेगा, इस बार सीधा सरकार बदलेगा मतलब बदलेगा, ऐसी होती है, ठीक। बदली हुई परिस्थितियों में अब राजदंड किसे बनाया जाएगा और क्यों? तो बदली हुई परिस्थितियों में राजदंड जो है मजदूरों और किसानों के हाथों में होगा, ये बताएगा। ये छोटा छोटा क्वेश्चन है, दो नंबर वाली, तो इनको अच्छे से आप उस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो। जनता की सहनशीलता के कवि ने क्या क्या उदाहरण दिए हैं? तो यहाँ पर देखो, जनता की सहनशीलता का उदाहरण देते हुए कवि कहते हैं कि वह मिट्टी की तरह अबोध है, ठीक है। जनता को किसकी तरह बोला गया? मिट्टी की तरह अबोध है। जिस प्रकार हम मिट्टी को उसमें मतलब रहते हैं, उसी में सारे काम करते हैं, उसके बाद भी वो हमें समझते हैं, ठीक उसी प्रकार जनता भी जितना भी पीड़ा हो जाए वो क्या करते हैं? सहते हैं। इस तरीके से एक तुलना की गई। कवि ने गिट्टी तोड़ने वाले और खेतों में काम करने वालों को देवता क्यों कहा गया? तो इसकी भी आंसर देख लेते हैं। मजदूरों के बिना समाज से क्या विकास संभव नहीं है, ये तो पता है, ठीक है। और उन्हीं के श्रम से ही क्या होती है? जन कल्याण होता है। तब गिट्टी तोड़ने वाले को ही क्या कहा? गिट्टी तोड़ने वाले और खेतों में काम करने वालों को देवता कहा गया, क्योंकि उन्होंने जिस प्रकार देवता हमारी रक्षा करते, पालन पोषण करते, ठीक उसी प्रकार वे अपनी मेहनत से हमारा पालन पोषण जो है करती है मजदूर वर्ग, ठीक है। कवि ने जनता के लिए सिंहासन खाली करने के लिए क्यों कहा गया? तो राजतंत्र का अंत होने वाला है और गणतंत्र की स्थापना होने वाला है। किसकी? राजतंत्र की समाप्ति। राज मतलब किसी राजा का बेटा ही राजा बनेगा, उस सिस्टम का पूरा समाप्ति होने वाली है और गणतंत्र की स्थापना होने, मतलब जनता जो जिसको चुन के लाएंगे वही उन पर क्या करेंगे? शासन करेंगे। तो इसलिए कहा गया है, इसलिए जनता के लिए सिंहासन खाली करने के लिए कहा है। इस तरीके से आप इसको बता सकते हो, लिख सकते हो। जगत का सबसे विराट जनतंत्र किसे कहा गया है? तो भारत के जनतंत्र को जगत के विराट जनतंत्र कहा गया, क्योंकि यहाँ की जनसंख्या अधिक है और यहाँ विभिन्न प्रकार के जन समुदाय रहने के बाद भी यहाँ पर क्या होती है, मतलब यहाँ विभिन्न प्रकार जन समुदाय के लोग जो है निवास करते, ये आपको यहाँ पर बता देना है, ठीक है। फिर अगले चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होते हैं। माँ ने अपनी पुत्री को कहाँ झांकने की शिक्षा दी है? दर्पण में, पानी में, मन में, दूसरों में। तो यहाँ पर इसकी आंसर क्या हो जाएगी? मन में होना, ठीक है। तो क्या हो जाएगी? पानी में झांकने के लिए बोल रहे हैं। माता पिता शब्द में समास है, तो जब भी इस तरीका से क्या हो, ज्वाइंटर लगा हो, है ना, बीच में, जैसे भाई बहन, पाप पुण्य, तो वहां पर हमेशा द्वंद्व समास होता है। भी समझ लो समास को, ठीक है। जहां पर भी ऐसा लगा हो, ट्रिक है ये, याद रखना। तो वो क्या होती है? द्वंद्व में, जैसे भाई बहन लिखा हो, हार जीत हो, पाप पुण्य हो, रात दिन हो, बीच में ऐसा लगा रहता है ना, योजक चिन्ह बोलते हैं उसको भी, योजक चिन्ह हो, तो वहां पर हमेशा द्वंद्व समास होता है, ठीक। और उसका विग्रह क्या होगा? माता और पिता, भाई और बहन, हार और जीत। देखो एक के साथ एक आपको फ्रेज सिखा दिए ना। कन्यादान शीर्षक किस विधा से संबंधित है? तो कन्यादान की अगर मैं बात करूं तो
तो आपका कविता है। कन्यादान क्या है? एक कविता। कन्यादान पाठशाला में क्या शिक्षा मिलती? कन्यादान पाठशाला में आत्म सम्मान की शिक्षा मिलती है या आत्म सम्मान की रक्षा की शिक्षा मिलती है। ठीक है, फिर नीचे की पूरी आंसर को कर लेना। जैसे कि ऋतुराज की भाषा अपने परिवेश और किससे, लोक जीवन से जुड़ी हुई है। पानी में झांक कर कभी अपने चेहरे पर मत रीझना। ऋतुराज ने खालिस्तान में स्नातकोत्तर की उपाधि की है, तो अंग्रेजी में हो जाएगा। परमिल सम्मान खालिस्तान को मिला, तो परमिल सम्मान ऋतुराज को मिला। पृथ्वी पर पानी के रचयिता कौन है? तो ऋतुराज है, तो इस वाले में तो ऋतुराज ही होंगे। ठीक, तो अगला क्वेश्चन है क्या भाई, इस कविता में किसके मध्य संवाद हो रही? तो इस कविता में माँ और बेटी के मध्य संवाद हो रही, ये आपको लिखना है। ठीक है, फिर ये वाला, लड़की को दान देते वक्त माँ को अंतिम विदाई, अंतिम पूंजी देने जैसा दुख क्यों हो रहा था? तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर करते हैं हम अपन इसके आंसर को कि लड़की को दान देते वक्त माँ को अंतिम पूंजी देने जैसा दुख इसलिए हो रहा था क्योंकि वह अपना सुख दुख उसी के साथ बांटा करती थी। मतलब वो उनका एकमात्र सहारा कौन था? वो उनकी बेटी ही थी, है ना। इसलिए उनको अंतिम पूंजी देने के जैसे ही दुख हो रहा था। उसके चले जाने से वह फिर से क्या हो जाएगी? बिल्कुल अकेली रह जाएगी। इस तरीके से सिंपल सा आपको लिखना है। फिर अगला क्वेश्चन है जो मॉडल पेपर में भी, पानी में झांककर कभी अपने चेहरे पर मत रीझना। इस पंक्ति के माध्यम से माँ बेटी को क्या सीख देना चाहते? तो इस पंक्ति के माध्यम से माँ बेटी को यही सीख देती है कि प्रायः वधु अपनी सुंदरता पर रीझकर प्रशंसा पाकर हर बंधन स्वीकार कर लेती है, हर कष्ट झेलते हुए अपना शोषण करा लेती है। इस तरीके से मतलब अपनी सुंदरता के कारण वो क्या करने लग जाते हैं? अपनी सुंदरता पर रीझ रहते हैं, वो बाकी अपनी पारिवारिक जीवन पर ध्यान कम दे पाती है। इस वजह से इन चीज़ों को आप ऐसा लिख लेना है। कविता में माँ के अनुभव को पीड़ा किन किन पंक्तियों में उभर कर आई है? तो ये आप कर सकते हो। ठीक है, फिर हम बढ़ते अपना नेक्स्ट, गृह प्रवेश मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है भी, यहाँ से क्वेश्चन तो आना ही है। ठीक है, गृह प्रवेश कविता के कवि कौन है? ये आपको करना है। तो कवि कौन है भाई गृह प्रवेश कविता के? सतीश जायसवाल। ठीक है, कौन है? सतीश जायसवाल। 20 की करेक्ट आंसर हो जाएगी। सिमिलरली सॉरी, गृह प्रवेश कविता में कवि ने पक्षियों को आमंत्रित करने के लिए क्या पहले क्या लगाया? तो आईना तो नहीं लगा, धान की बालियों की झालर इसकी आंसर हो जाएगी। फिर सॉरी, गृह प्रवेश कविता में किस वाद की झलक मिलती है? तो गृह प्रवेश कविता में प्रगतिवाद की झलक जो है हमें प्रयोगवाद की आंसर हो जाएगी इसमें, प्रयोगवाद की, क्योंकि प्रयोग करते रहते हैं उसमें, इस वजह से मे भी ऐसा रिलेट करके रखो, क्योंकि प्रयोगवाद प्रगतिवाद ये सब चीज़ को एग्जैक्ट पढ़ना पड़ेगा आपको, तब आंसर कर पाओगे। कवि के मन की व्यथा क्या है? तो कवि के मन की व्यथा अकेलेपन, क्योंकि वो अकेले रहते थे घर में। ठीक है, गृह प्रवेश कविता किस छंद में लिखी गई है? तो गृह प्रवेश कविता जो है मुक्तक छंद में लिखी गई है। ठीक है, याद रखना इसको, मुक्तक छंद में। गृह प्रवेश में समास कौन सा है भाई? गृह प्रवेश में भाई अब कौन सा समास? देखो द्विगु तो होगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर तत्पुरुष या कर्मधारय हो सकता है, इन चीजों को आपको समझना पड़ेगा। तो कर्मधारा में क्या होती है? पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष से होता है, मतलब पहला पद जो है दूसरे पद की विशेषता बताते रहते हैं। समझो यहाँ पर जैसे कि नील गाय, ठीक है, नील गाय अपन जब करते हैं तो गाय कैसा है? नीला है, तो पहला पद विशेषण बताते रहता है दूसरे पद की, इसलिए ऐसा तो यहाँ पर नहीं हो रहा है। तो गृह प्रवेश सिंपल से बच कौन सा जाता है? तत्पुरुष में, क्योंकि द्विगु में संख्या रहता है और द्वंद्व में आयोजक चिन्ह रहता है, तो ये दोनों तो होगा नहीं। कर्मधारय का मैं ये बता दिया इस टाइप से रहता है। ठीक, तो वो कर लो, थोड़ा समझते हुए चलो ताकि आपका कभी भी काम आ जाए। कवि ने चिड़ियों के लिए दरवाजे की चौखट पर क्या लगाई थी? धान की बालियों की झालर, ये आपको पता है। रिक्त स्थान भी आप अच्छे से कर लेंगे इसका, बहुत अच्छे से। फिर यहां से मैं आपको समझाते हुए चलता हूं कि कवि चिड़ियों को बुलाने के लिए क्या क्या करता है। ठीक है, तो अगर कवि की बात करें तो आपको पता है कवि चिड़ियों को बुलाने के लिए घर के चौखट के दरवाजे पर धान की बाली लगाती है और वे बाहर से ही चले ना जाए इसलिए अंदर दीवार पर क्या लगा देते हैं? आईना लगा देते हैं। ये सिंपल से दो चीज आपको याद रखना है भाई। फिर अपन चलते चिड़ियों की दाना चुग कर लौट जाने पर कवि को कैसा महसूस होता है? तो चिड़िया मान के चलो दाना लग रखते थे वो घर में, तो खा के वो भाग गए, तो भागे के बाद वो कैसा लगा रही से? जैसे कि कोई मेहमान आए रही से और वो मेहमान जो है पूरा अपन घर चल दी, तो उसको एकदम सूनापन अकेलापन फिर से लगने लग जाता था भाई। इस तरीके से करना है सिंपल से इसके आंसर। सूनापन दूर करने के लिए कवि कौन कौन से उपाय करते हैं? सिंपल सी बात है, वही चीज को फिर से क्वेश्चन को अलग अलग शब्दों में पूछा जा रहा है।
सूनापन दूर करने के लिए कवि चौखट पर धान की बालियों को लटका देते थे अंतःपुर में, मतलब घर के अंदर में आईना को रखते थे ताकि घर के अंदर में चहल पहल वो बनी रहे। इस तरीके से आपको इसको लिख लेना है। कवि द्वारा घर के आंतरिक भाग अथवा अंतःपुर में आईना लटकाने क्या है, सिंपल से भाई ताकि वहां चहल पहल बनी रहे। ठीक है। घर धीरे धीरे घर बन रहा था। यह पंक्ति घर में किन बदलाव को, मतलब जब घर में क्या आ रही थी, चहल पहल हो रही थी, मतलब पक्षी आकर के घर में रुक रही थी, चहल पहल कर रही थी, तब उनको लग रहा था कि घर जो है धीरे धीरे घर बन रहा है, मतलब घर में थोड़ी बहुत खुशहाली आ रही है, चहल पहल हो रहा है करके। तो इन चीजों को यहाँ पर लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। कविता में अतिथियों और चिड़ियों में क्या समानता बताएगी, ये मॉडल पेपर में भी है। तो कविता में अतिथियों और चिड़ियों में यह समानता बताई गई कि जिस प्रकार एक कौन मेहमान, मतलब अतिथि वो जो है आती है और कुछ समय रह करके फिर घर को सूना करके चले जाते हैं, ठीक उसी पर चिड़िया भी कुछ समय के लिए आते हैं और फिर दाना चुगने के बाद वे चले जाते हैं। इस तरीके से दोनों में समानता बताई गई है, ये आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, फिर अपन चलते ये जिंदगी फिर चमक जाए। ठीक है, तो इसको भी बहुत ध्यान से आपको करना पड़ेगा भाई, क्योंकि ये चैप्टर से इंपॉर्टेंट है। ये जिंदगी फिर चमक जाए कविता किस भाषा में लिखे, तो भाई आपको पता है कौन सी भाषा में, छत्तीसगढ़ी भाषा में। घुघुआ शब्द का आशय क्या है भाई, 23 में आया था। घुघुआ मतलब यहाँ पर होता है क्या, आंसर आपको पता है, नहीं बताऊंगा। ठीक है, मनुष्य जीवन तत्वों से मिलकर बना है। मनुष्य 5 तत्वों से मिलकर के बना होता है भाई। ठीक है, याद रखना 5 तत्वों से मिलकर के बना होता है। कौन कौन से, अगर पता होगा तो कमेंट करके जरूर बताएंगे। अमृत भाषा से संबंधित शब्द, अमृत कौन सी भाषा से संबंधित है, तो अमृत जो है तत्सम शब्द से संबंधित है। धरती की हीरा किसे कहा गया है, तो मनुष्य को धरती का हीरा कहा गया है, ये आप कर सकते हो। फिर बगिया में कोयली जैसा कुहकने के लिए क्यों कहा गया है, तो देखो जिस प्रकार सिंपल सी बात है, बगिया में कोयली जैसे कुहकने की बात, मतलब कोयल एकदम मधुर आवाज करते हैं जिसके वजह से वातावरण एकदम मधुरता से भर जाती है। ठीक उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में मधुर बातें करें ताकि हमारे जीवन में प्रेम जो है बढ़ती जाए, हमारे जीवन की जो सुंदरता है वो बढ़ती जाए। इस तरीके से इसको लिखना है यहाँ पर। फिर भुइयां की पीड़ा से कवि का क्या आशा, अपने शब्दों में लिखे, तो इसको पढ़ना पड़ेगा। भुइयां की पीड़ा से कवि का आशा है कि तुम मानवीय संवेदनाओं से युक्त हो, अतः इस धरती को दर्द समझो। कहने का तात्पर्य कि मनुष्य अपनी जमीन से जुड़ा रहे, आपस में मिलजुल कर प्रेम भाव से रहे, ये बोल रहे हैं। जिस प्रकार धरती हमसे हमेशा रहते हैं, है ना, विभिन्न कर दूध सहकर की भी हमारे साथ देते, ठीक उसी प्रकार हमें भी उस तरीका से बनना है, ऐसा कवि बोल रहे हैं। धरती की हीरा से आप क्या समझते हैं, तो धरती की हीरा से तात्पर्य पृथ्वी पर निवास करने वाले वे मनुष्य जो अपने मेहनत से इसे सींचा है। मानवीय गुणों से युक्त मनुष्य को ही मूल्यों को पहचान और अपना जीवन व्यतीत करें। इस तरीके से आपको बोला गया है। धरती की हीरा मतलब मेहनत कश लोगों को कहा गया जो अपनी मेहनत से अपने फल की प्राप्ति करते हैं, उनके बारे में बोला गया। फिर नेक्स्ट, मेहनत कश को दुनिया क्यों पसंद करती है। जो मेहनती लोग होते हैं संसार के आधारशिला होते हैं, है ना, वे परिश्रम से अपने संसार को क्या बनाते हैं, बहुत ही सुंदर बनाते हैं और अपने मेहनत से ही संसार की काया पलट सकते हैं। अपनी मेहनत से अपने सभी फल को, अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। इस तरीके से लिखना है इस वाले का आंसर। ठीक है, काबर अगास ला नापत हो, पंक्ति के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं, तो देखो जो चीजें सहज उपलब्ध नहीं होते उसके पीछे भागना व्यर्थ है। आकाश मतलब ऊपर को, आकाश को नापना मूर्खता होती है, उस तरीके से उसके व्यर्थ है, इस तरीके से बोला जा रहा है। इस धरती पर हमारे आसपास जो उपलब्ध है उन्हें ही समझकर, मतलब उतना में ही संतुष्ट होकर के अपने सुखमय जीवन यापन करना चाहिए। मतलब जो चीजें हमें मिल नहीं सकती उसके पीछे भागना क्या है, व्यर्थ है। जितना आपके पास है उतना में संतुष्ट रहो और जीवन यापन करो, ये बोल रहे हैं कवि इस पंक्ति के माध्यम से। ठीक है, फिर कोठी में धान चलक जाए ये जिंदगी फिर चमक जाए, पंक्ति का से स्पष्ट करें तो बहुत आसान बता देता हूं भाई इसको। देखो जैसे कि देखो हमारे पास अगर हमारे कोठी में धान आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी खुशहाली बढ़ जाती है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर कोठी के धान की तुलना कवि ने की कि कौन से पॉजिटिव सोच, मतलब सकारात्मक विचार। ठीक उसी का मतलब यहाँ पर धान की तुलना सकारात्मक विचार से की गई है। अगर वो हमारी जिंदगी में आ जाए सकारात्मक विचार तो हमारी जिंदगी भी क्या हो जाएगी, और भी सुखमय आनंद पूर्वक हो जाएगा, ये बोल रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से इसको बना के आपको लिखना होगा। मुंह घुघुआ सन फुलाओ झन, ऐसा क्यों कहा गया, तो इसकी आंसर्स देखते हैं भाई बहुत सटीक। कवि ऐसा कहते हैं कि छोटी छोटी व्यर्थ की बातों में उलझ कर अपना समय हमें व्यर्थ नहीं मतलब खराब नहीं करना है, व्यर्थ नहीं गंवाना है ना।
उल्लू पक्षी की भांति मुंह फुलाकर रहने से कुछ हासिल नहीं होगा, बल्कि अपने विचार रखो और छोटी छोटी बातें जो है उनको भूलते हुए आगे बढ़ना है, ये बोल रहा है। ठीक है, गूंगावत में या भंभक जाए पंक्ति से खुलकर स्नेह प्रकट करने को क्यों कहा गया? तो इसको देखो मैं समझा देता हूँ, इसी शब्द के माध्यम से आपको लिखना होता है ना, हालांकि इसमें अलग दिया रहता है, बट उसको आप इस तरीके से लिख सकते हो कि जिस प्रकार कोई आग है उसमें धुआं निकलती रहती है, मतलब वो गुंगवाते रहते हैं। ठीक है, उसमें हम थोड़ा सा फूंक मारते हैं तो वो फिर क्या हो जाते हैं, अच्छे से जलने लग जाते हैं। ठीक उसी प्रकार हमारे बीच, हम सबके बीच में थोड़ा थोड़ा प्यार है, लेकिन हम उसमें और अपनी तरफ से थोड़ा प्यार डाल देंगे तो वो प्यार क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, वो माया जो है क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इस तरीके से इसकी आंसर्स आपको बताना है। ठीक है, तो आप चाहो तो इसको भी लिख सकते हो, बट मैं जो बताया उन चीज़ों को आप डालोगे तो आपको आंसर जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। पसीने की अमृत से तुलना क्यों की गई है? यदि हम पसीना बहाकर मेहनत से जीवन यापन करें तो हमारा समाज का भला होगा। ठीक है, मेहनत से ही हम अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं, है ना, इस तरीके से। इसलिए मेहनत को, पसीनों को अमृत की तुलना की गई, क्योंकि पसीने इतनी आसानी से, जिस तरीके से अमृत आसानी से नहीं मिलता उसी तरीके से पसीने आसानी से नहीं आता। उसके लिए हमें क्या की जरूरत पड़ती है, मेहनत की जरूरत पड़ती है। उसको इस तरीके से बना के आपको लिखना पड़ेगा, क्वेश्चंस में समझना पड़ेगा। ठीक है, फिर इसकी ये जो भी सब चीज़ है उसको देखना पड़ेगा, खाली स्थान वगैरह को। ठीक है, शुष्कत आवत हो ही भैया मोर पंक्ति के अनुसार दुल्हन की मनोदशा का वर्णन करना है। मतलब यहाँ पर देखो, विदाई के समय दुल्हन की मनोदशा का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि मेरी भैया मेरे याद में क्या हो रहे होंगे, सुसक रहे होंगे, सिसक रहे होंगे, रो रहे होंगे, वह हमें याद करेगा और मुझे लेने के लिए आ रही होगी करेंगे, मतलब दुल्हन की बात है यहाँ पर। मायका और ससुराल के बीच की स्थिति से कवि पातर प्राण क्यों कहा गया है, इसको बताना है। तो मायका और ससुराल के बीच की स्थिति को कवि ने पातर प्राण इसलिए कहा है क्योंकि वह दोनों परिवारों के बीच में फंसी रहती है। ठीक है, दोनों परिवार में क्या होती, फंसी रहती है। वो अपने मायके का भी कर्तव्य का निर्वहन करती है, उसी प्रकार अपने ससुराल का भी कर्तव्यों का पूरा निर्वहन करती है, पूरा कोशिश करती है। इस तरीके से लिखना है। फिर 8वां, सिंपल से 2 चैप्टर और बाकी है, तो बस थोड़ी देर और धैर्य करके रखो, आपकी तैयारी पूरी होने वाली है। बस कुछ चीज़ें बाकी रहेगा, वो चीज़ें मैं आपको बता दूंगा कि एक्चुअल में आपको करना क्या। ठीक है, रिक्त स्थानों की पूर्ति है। जीवन का झरना में खाली स्थान कवि के साथ जीवन पथ में अग्रसर होने की प्रेरणा देते थे, ये क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है, फिर संचिता के रचयिता तट तीन, देखो योजक चिन्ह लगा है, मतलब अलंकार कौन सा को पता है, मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। सभी क्वेश्चंस को आप देखेंगे, इसके आंसर इस तरीके से यहाँ से सबका आंसर कर लेंगे। ठीक है, तो फिर हम चलते हैं इसके क्वेश्चन आंसर पर। जीवन का झरना कविता में मानव का मृत हो जाना क्यों और कब बताया गया? सिंपल से समझो, जिस प्रकार एक झरना निरंतर बहती रहती है और एक समय आने के बाद वो क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है, किसी भी चीज में विलुप्त हो जाती है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य जीवन भी निरंतर आगे बढ़ते रहता है और एक समय आने पर वो क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। इस तरीके से लिखना, झरने से तुलना करके। ठीक है, फिर आपको इसका आंसर नहीं रखना पड़ेगा। फिर कवि, ये वाला, हाँ, कवि ने जीवन की समानता झरने से किन के रूपों में की गई? तो अभी जो आंसर बताया सेम है भाई, वही है ना। देखो क्या बोल रहा है, कवि ने जीवन की समानता झरने से की है कि जिस प्रकार झरना विभिन्न बाधा को पार करते हुए निरंतर आगे बढ़ती जाती है, उसी प्रकार मनुष्य को भी विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। इस तरीके से इसको लिख सकते हो। ठीक है, फिर 7 पार्ट का, भाई 7 पार्ट से आपको जो जो क्वेश्चंस करने हैं वो क्वेश्चंस मैं आपको बता देता हूँ। लास्ट 2 चैप्टर और है। देखो, साध नामक पाठ किस विधा से संबंधित है? तो साध पाठ की अगर हम बात करें तो कौन सी विधा से संबंधित है, तो ये आपको लिखना पड़ेगा। तो इसकी आंसर्स मैं देख लेता हूँ। ठीक है, साध पाठ जो है राष्ट्रीय चेतना से, ठीक है, ऑप्शन में होगा राष्ट्रीय चेतना, सॉरी साध पाठ जो है, सॉरी आंसर्स में गलत देख रहा था। साध पाठ या तो गद्य पद्य होगा, नाटक होगा, रेखा चित्र होगा। तो आपको यहाँ पर टिक आउट करना है, इसकी आंसर्स फिलहाल नहीं है। ठीक है, फिर कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है, इसमें से कौन सा? मुकुल, वीणा, तुलसीदास, कमैनी तो नहीं है। ठीक है, सरिता की नीरव प्रवाह का कौन सा है, इसको करना है। अलंकार कौन सा होगा? सरिता के नीरव प्रवाह बोला गया है। उत्प्रेक्षा श्लेष रूपक क्या हो सकता है? ठीक है, यहाँ पर रूपक नहीं हो सकता है। रूपक का होने के लिए उसमें क्या हो रहता है, वो शब्द बार बार रूपक मतलब उसमें योजक चिन्ह वाली रहती है। ठीक है, समीर शब्द का अर्थ है, समीर मतलब वायु हो जाएगी यहाँ पर। फिर ये सब चीज़ को करेंगे आप लोग पूरी तरीके से। ठीक है, हम चलते हैं इसके क्वेश्चन आंसर पर, क्योंकि वो चीज़ें आप कर सकते हो। कविता में किस प्रकार की सृष्टि रचने की मृदुल कल्पना की गई है? तो कविता में कवित्री ने संसार के कोलाहल से दूर एक नए संसार की रचना करने की कल्पना
की है, मतलब एकदम कोलाहल से दूर एकदम शांत वातावरण हो, ऐसे संसार की रचना करने का की है, ये आप लिखेंगे। ठीक है, फिर यहाँ से मध्ययुगीन काव्य, मध्ययुगीन काव्य में से आपको पूरे को यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, 10वां पाठ है। मीराबाई का जन्म कब हुआ, तो मीराबाई का जन्म को आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है, मीराबाई का जन्म जो है कहाँ हुआ, राजस्थान में हुआ, ये कर लेंगे। मीरा के आराध्य कौन थे, तो कृष्ण। कृष्ण के गले में माला सुशोभित हो रही है, किसका, बैजंती की। ठीक है, दादू काल के कवि, दादू कौन से काल के कवि है, तो उसको करना है। तो दादू जो है भक्ति काल के कवि है, और कस्तूरी कहाँ पाई जाती है, तो मृग में पाई जाती है, ये आपको करना है। तो सभी चीज़ों को इसमें से करते हुए आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, तो लास्ट चैप्टर है, फिर आपको क्या क्या और छूट गया इस वीडियो के बाद भी, तो वो चीज़ें आपको मैं बताने वाला हूँ। तो बस थोड़ा सा और धैर्य रखें, आपकी तैयारी लगभग पूरी हो रही है। अपने शब्दों में मीरा खुद को दासी कहती है, ऐसा करने के पीछे क्या आशा है, वह कृष्ण की अनन्य भक्त है, कृष्ण को अपनी पति परमेश्वर मानती है, इसलिए वह खुद को दासी कहती है। ठीक है, वह कृष्ण की क्या भक्त है, वे उनसे प्रेम करती है और उनको अपनी पति मानती है, इसलिए वो खुद को दासी कहती है और अपना पूरा जीवन जो है कृष्ण की सेवा भक्ति में व्यतीत करना चाहती है ना। तो ये वाले क्वेश्चंस के आंसर देख लो भाई। गई कुमति लई साधु की संगति से, कवि का क्या है, ये मॉडल पेपर में भी है। कुछ क्वेश्चन जो मुझे याद आ रहा है मैं उसको बताते जा रहा हूँ कि कौन मॉडल पेपर में है कौन सा नहीं। साधु की संगति में आकर जीवन के मर्म को मीरा ने समझ लिया और उन्हें सुमति आ गई है। अब तक वे संसार की मोह माया में फंसी थे, लेकिन जब संज्ञान प्राप्त हुआ तो उन्होंने कृष्ण की भक्ति में स्वयं को क्या कर लिया है, ललीन कर लिया है। ये आपको लिखना है। मीरा को जो अमूलक वस्तु मिली है उसके बारे में भी क्या क्या बता रही है, अपने शब्दों में लिखना है। ठीक है, मीरा ने जो राम रत्न रूपी धन पाया है उन्हें सदगुरु की कृपा से प्राप्त हुआ है। ठीक है, संसार में अपनी कुछ खोकर उन्होंने सॉरी जन्म जन्म की पूंजी प्राप्त कर ली, ऐसी संपत्ति जिसे ना तो कोई खर्च कर सकता है ना तो कोई उसे चुरा सकता है। इस तरीके से आपको लिखना है। ठीक, फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राम रतन धन को जन्म जन्म की पूंजी कहने का क्या असर है। राम रतन धन को जन्म जन्म की पूंजी कहने का असर है कि ये ऐसा धन है जिसको कोई ना तो चुरा सकता है ना तो वो कभी खत्म हो सकता है। इस तरीके से इसको बता देना है। ठीक है, बस इतना ही क्वेश्चन है जिसको आपको प्रिपेयर करना होगा। ठीक है, अब बात आती है ऐसे क्या चीज़ है जिसको आपको करना है, तो मैं वो चीज़ें आपको बता देता हूँ। तो इसके छोड़ जैसे कि आपको कुछ और भी चीज़ें करना है। क्या, जैसे कि पद्य को नहीं करो, गद्यांश में जो भी इसमें दिखाया गया है आपको गद्य को करना है। ठीक है, गद्यांश एटलीस्ट मॉडल पेपर में जो है वो गद्यांश कर लेंगे। फिर आपको आवेदन पत्र करना है ना। आवेदन पत्र बता दूं तो आपको सिंपल से क्या करना है, एक नगर निगम से संबंधित क्वेश्चन कर लेना। और प्राचार्य वाला तो आपको आता है, सिंपल से बुक बैंक वगैरह अगर आपको देते हैं, मतलब प्रश्न बैंक सॉरी आपको पुस्तक करना है, ये सब चीज़ें कर सकते हो। शादी विवाह वाला कर सकते हो, है ना, किसी मतलब प्राकृतिक स्थल का वर्णन करते हुए, इस तरीके से जो मॉडल पेपर में है वो चीज़ें कर सकते हो। आपको जीवन में खेलों का महत्व, छत्तीसगढ़ में के पर्यटन स्थल, इस तरीके से दो आपकी इंपॉर्टेंट है बोल सकता हूँ। विद्यार्थी जीवन अनुशासन, स्वच्छता, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आप इसमें निबंध में कर सकते हो। ये आपका बाकी रहता है 4 चीज़। कौन कौन सा, एक तो आपको आवेदन बाकी है, याद रखना, जो वीडियो लास्ट तक देख रहे हैं उन लोग कमेंट करके भी बताना। आवेदन बाकी है आपका, निबंध बाकी है और अपठित गद्यांश, क्योंकि अपठित गद्यांश को इसमें कवर नहीं कराया गया है। तो ये 3 चीज़ आपको करना है। और कौन सा, पद्यांश। तो ये 4 चीज़ कर लो तो डेफिनेटली आपकी तैयारी जो है पूरी हो जाती है। बस ये चारों चीज़ आपको करना होगा। ठीक, तो चलो फिर इस वीडियो में इतना ही, और सबको ऑल द बेस्ट। जो इस तक वीडियो बने उसको तो मेरे तरफ से स्पेशल वाले थैंक यू कि आपने अपनी पढ़ाई जो है कंप्लीट कर ली हो। ठीक है, तो फिर हम नेक्स्ट सब्जेक्ट में पूरी कोशिश करेंगे कि जैसे कि नेक्स्ट सब्जेक्ट किसकी आएगी, इंग्लिश की आएगी, आपको पता है। लेकिन इंग्लिश में हम पूरी तरीके से कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन आंसर करें, जो जो चीज़ है उसको हम एक ही वीडियो में प्रिपरेशन कराने की पूरा कोशिश करेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स, खालिस्तान पूरे को। तो बस आप सपोर्ट बनाए रखो और अपनी हिम्मत दिखाते रहे कोई, हाँ हम तैयार हैं, पढ़ेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे करके डेफिनेटली आपके लिए हम वो मेहनत जरूर करेंगे। ठीक है।